वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। ये वीडियो Vue.js के एक कंप्लीट क्रैश कोर्स पे रहने वाली है, जिसमें हम Vue के उन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे जो नक्स सीखने से पहले आपको डेफिनेटली आने चाहिए। Vue के कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम नक्स के साथ सीख सकते हैं और उसको हम नक्स के साथ ही कवर करेंगे, बट Vue के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स, कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपको नक्स से पहले आने चाहिए ताकि आपको नक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, उन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का एक कंप्लीट क्रैश कोर्स मैं आपके लिए ये लेकर आ चुका हूँ। ये कोर्स स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आज से पहले Vue पर कभी कुछ काम नहीं किया, जो सिंपल जावास्क्रिप्ट सीख कर आ रहे हैं, जिन्होंने Vue की कभी कोई एप्लीकेशन क्रिएट नहीं करी, इनफैक्ट अगर Vue का सिंटेक्स भी नहीं देखा तो आप इजीली इस क्रैश कोर्स को कवर कर सकते हो। इस क्रैश कोर्स को सीखने के बाद आप इजीली Nuxt.js को स्टार्ट कर सकते हो, जो कि Vue.js का एक बहुत पावरफुल, एक बहुत पॉपुलर फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे Vue.js से कि Vue.js आखिर है क्या। Vue.js एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जो यूजर इंटरफेस बनाने के लिए यूज होता है। जिस तरह से हमारे पास रिएक्ट है, जिस तरह से हमारे पास एंगुलर है, हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट में रिएक्ट का यूज करते हैं, एंगुलर का यूज करते हैं, सेम ऐसे ही हम Vue का भी यूज करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि ये भी जावास्क्रिप्ट का एक बहुत पॉपुलर, एक बहुत पावरफुल, एक बहुत लाइट वेट फ्रेमवर्क है जिसका यूज करते हुए हम यूजर इंटरफेस बिल्ड कर सकते हैं। Vue रिएक्टिव है, कंपोनेंट बेस्ड है और बिगिनर फ्रेंडली है एज कंपेयर टू रिएक्ट या एंगुलर। ये ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली है, ये अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से ही सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है। बिगनर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इसका कोड आपको बहुत सिंपल लगेगा, बहुत बिगनर फ्रेंडली है। रिएक्टिव का मतलब ये होता है कि इसमें जो आप वेरिएबल्स बनाते हो और आप उनकी वैल्यूज को अपडेट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, आपके यूआई पर अपडेट हो जाती हैं। और इसके साथ साथ Vue भी रिएक्ट और एंगुलर की तरह कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पर काम करता है। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर का मतलब आपके यूआई को पार्ट्स में, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, कि आपके यूआई के अंदर अगर बटन है, कार्ड्स हैं, फुटर है, हेडर है, नेवबार है, तो इन सब चीजों के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स बना देना, जिससे आपके कोड की रीयूजेबिलिटी काफी इंक्रीज होती है, आपका कोड काफी ऑर्गेनाइज वे में रहता है, आपके कोड काफी स्ट्रक्चर वे में रहता है, जिससे आपके कोड को मेंटेन करना, जिसके आपके कोड की स्केलेबिलिटी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। इसीलिए आपके जितने ये यूआई के फ्रेमवर्क्स हैं, चाहे वो एंगुलर हो, रिएक्ट हो, Vue हो, ये सब कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पर काम करते हैं। Vue का यूज करते हुए आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एप्लीकेशंस बना सकते हो। नो डाउट ये जावास्क्रिप्ट का एक बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है, बहुत लाइट वेट फ्रेमवर्क है, बट इसका मतलब ये नहीं है अगर ये लाइट वेट है तो इसका यूज करते हुए सिर्फ छोटी एप्लीकेशंस ही बनेंगी, बल्कि इसका यूज करते हुए आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी एप्लीकेशंस बना सकते हो। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स अगर यूजर इंटरफेस भी बनाना है उसके लिए भी आप Vue का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया Vue। अब हम क्या करेंगे, Vue की इंस्टॉलेशन पर आएंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर आकर लिखेंगे Vue.js और Vue.js के बाद हम जाएंगे इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर। हम पूरे कोर्स में इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ही फॉलो करेंगे। ठीक है, मैं यहां पर जाऊंगा इंस्टॉलेशन पे। इंस्टॉलेशन पर आने के बाद ये सबसे पहले बोलेगा कि Vue.js की इंस्टॉलेशन के लिए आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, Node.js होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस पे यहां पे क्लिक करूंगा। Node.js क्या है, जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है। जिस तरह से आपको बहुत अच्छे से पता है कि जावास्क्रिप्ट जब इनिशियल स्टेज पर आई थी आप उसको सिर्फ ब्राउजर में एग्जीक्यूट कर सकते थे, बट Node.js ने बोला कि भाई ये इतनी पावरफुल लैंग्वेज है, इसको सिर्फ ब्राउजर तक नहीं रखो बल्कि इसको और भी इन्वायरमेंट्स में हमें क्या करना चाहिए, रन करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो ब्राउजर में तो ये बाय डिफॉल्ट रन हो जाती है, बट आपको अगर दूसरे इन्वायरमेंट में इसको रन करना है तो उसके लिए आपको एक रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए होता है ताकि आप जावास्क्रिप्ट को वहां पर रन कर सको। जैसे अगर मैं Vue.js की एप्लीकेशन बनाऊंगा, Vue.js पर काम करूंगा, तो Vue.js क्या है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। इसका मतलब है मैं जावास्क्रिप्ट को रन करना चाहता हूं और मैं Vue.js की एप्लीकेशन कहां बनाऊंगा, अपने सिस्टम में बनाऊंगा, यानी कि मैं जावास्क्रिप्ट को यहां पर एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, रन करना चाहता हूं। तो जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से बाहर किसी भी इन्वायरमेंट पर चलाने के लिए आपको एक रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए होता है, और वो रन टाइम इन्वायरमेंट कौन है, Node.js है। ठीक है, तो मैं यहां पे गेट Node.js पे क्लिक करूंगा। यहां पर इसका जो LTS वर्जन अभी चल रहा है वो 22 है। इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर भी लिखा हुआ है कि मिनिमम वर्जन क्या होना चाहिए, 18.3। 18.3 से ज्यादा का कोई भी वर्जन हो Node.js का आप वो यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे जो इसका LTS वर्जन है अभी वो 22 है। हम इसका ही यहाँ पे क्या करेंगे, विंडोज इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा, इसका इंस्टॉलर यहाँ पे डाउनलोड आपके लिए कर दिया जाएगा।
जैसे ही ये डाउनलोड होगा मैं इस पे यहाँ पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी यहाँ पे Node.js इंस्टॉल है, जब भी यहाँ पे मुझे ये तीन ऑप्शन दे रहा है। आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे आके बोल दूंगा, लेट सपोज मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करूँगा। आपने सिंपल क्या करना है, नेक्स्ट 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 पर आपने क्लिक करना है, जिससे क्या होगा, आपका Node.js की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही आपकी Node.js की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो, आपने इसको फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद आपने यहाँ पे टर्मिनल या अपने CMD बेसिकली ओपन करना है। यहाँ पर आकर हम वेरीफाई करेंगे कि Node.js इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा node-v कि भाई मुझे नोड का क्या बता दो, वर्जन बता दो। नोड का वर्जन आप देख सकते हो, हमने 22 ही इंस्टॉल करा था, आपको यहाँ पे 22 ही दिख रहा है। जब भी हम Node.js को डाउनलोड करते हैं तो Node.js के साथ एक और चीज आती है और वो होता है npm। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा npm-v, तो देखो npm का भी वर्जन यहाँ पे पता चल जाएगा। npm क्या है, npm होता है नोड पैकेज मैनेजर। इसका यूज करते हुए हम पैकेजेस को, लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमें अगर वीट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो वो भी हम npm का ही यूज करते हुए क्रिएट करेंगे। तो ये क्या होता है, नोड का पैकेज मैनेजर होता है। इसका काम होता है पैकेजेस की इंस्टॉलेशन करना, पैकेजेस को मैनेज करना, ठीक है। तो ये अपने आप आ जाता है जब भी आप Node.js डाउनलोड करते हो। मैं यहाँ पे टर्मिनल को क्लोज करूंगा, हम आएंगे वापस यहाँ पे आके हमने Node.js इंस्टॉल कर लिया है। अब क्या करना है, व्यू का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर आकर इस कमांड को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं न्यू पे आके, बल्कि सिंपल टर्मिनल में जाना है, टर्मिनल में आके मैं इस कमांड को पेस्ट करूंगा, यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, जिससे हम क्या करेंगे, व्यू का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। आप अपने व्यू के प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे टैब की प्रेस करूंगा तो इससे इसका नाम यही रख दिया जाएगा, व्यू प्रोजेक्ट। आप अपने प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो, बस प्रोजेक्ट के नेम के बीच में स्पेस नहीं आनी चाहिए और कैपिटल लेटर्स आपने यूज नहीं करने, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर एंटर प्रेस करूंगा, अब ये यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। मैं बहुत सिंपल रखूंगा इसमें, ताकि आपको बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन ना हो। हम ना तो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट यूज करेंगे, इसमें से कुछ भी हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, कुछ यूज नहीं करना। यहाँ पे भी एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई मेरे लिए क्या करो, एक सिंपल एक ब्लैंक व्यू प्रोजेक्ट बना लो, कोई एक्स्ट्रा चीज उसमें नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये करा, इतनी जल्दी देखो इसने मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाकर भी दे दिया है। अब आगे की कमांड देखो, इसने यहाँ पे खुद बताएंगे। ये बोल रहा है कि भाई अभी आप हो डेस्कटॉप वाली डायरेक्टरी में, डेस्कटॉप वाले फोल्डर में। आपने कहाँ पे जाना है, व्यू प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में जाना है। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँ, फिर यहाँ पर आकर काम करूँ, यहाँ पे सिंपल एक कमांड होती है CD की। मैं यहाँ पे लिखूंगा CD और उसके बाद लिखूंगा व्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, देखो अब ये कहाँ पे आ चुका है, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो एक कोड एडिटर के अंदर ओपन हो जाए, ताकि मैं उसके अंदर कोडिंग कर सकूं। तो मैं सिंपल यहां पर आकर लिखूंगा कोड स्पेस डॉट। कोड का मतलब है कि VS कोड कोड एडिटर को ओपन करो। डॉट का मतलब है इस करंट डायरेक्टरी, इस करंट प्रोजेक्ट के अंदर। तो VS कोड ओपन किया जाएगा, जिसके अंदर आपका ये जो व्यू प्रोजेक्ट है ये आपको उसके अंदर ओपन मिलेगा, ठीक है। अगर आप कोई और कोड एडिटर यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट मैं आपको VS कोड ही रिकमेंड करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके कमांड लिख ली है क्या, कोड स्पेस डॉट। कोड का मतलब है VS कोड को ओपन करो। डॉट का मतलब है करंट प्रोजेक्ट के अंदर, करंट डायरेक्टरी के अंदर ओपन करो। जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, VS कोड मेरा ओपन हो जाएगा और उसके अंदर आपको मेरा ये प्रोजेक्ट भी ओपन होकर मिलेगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ये जो फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर है, इसको अभी हम ज्यादा डेप्थ में कवर नहीं करेंगे। इसको डेप्थ में इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन के साथ मैं आपको नेक्स्ट के साथ करवाऊंगा। अभी हमें ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो काम की चीजें वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको index.html के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपका वो एक्चुअल वेब पेज है, ये HTML पेज है जो आपका रेंडर होगा जैसे ही मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और काम की चीजें हैं वो है ये सोर्स डायरेक्टरी। आप जितने भी कंपोनेंट्स बनाओगे व्यू के, वो सारे कहां पे बनेंगे, यहां पे बनेंगे। और इन्होंने एक कंपोनेंट आपको बना के भी दिखाया कि ये आपका क्या है, मेन कंपोनेंट है। जितने भी कंपोनेंट्स को आप बेसिकली यहां पे यूज कर रहे होगे, या आप कह सकते हो कि आप अपने कंपोनेंट्स बनाओगे और कंपोनेंट को कॉल करवाओगे, वो आप इसी कंपोनेंट के अंदर करवाओगे। ये आपका रूट कंपोनेंट है, ये आपका मेन कंपोनेंट है, और यही कंपोनेंट बेसिकली कहां पे आपका यूज हो रहा है, इस index.html के अंदर इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। अभी हम आगे का काम करते हैं। मैं एक काम ये करता हूं कि मैं यहां पर आकर सबसे पहले तो टर्मिनल ओपन करता हूं, और टर्मिनल ओपन करने के बाद आप यहां पे देख सकते हो उसने बोला है कि प्रोजेक्ट में आके क्या कमांड रन करो, npm इंस्टॉल की कमांड रन करो। npm इंस्टॉल की कमांड से क्या होगा, मैं यहां पे लिखूंगा npm इंस्टॉल। ये जो नोड का पैकेज मैनेजर है, ये क्या करता है, पैकेज.json की फाइल में जाएगा और यहां पर आकर सारे पैकेजेस को रीड करेगा। ये बोलेगा कि भाई व्यू का प्रोजेक्ट चलाने के लिए मुझे क्या
क्या क्या डिपेंडेंसीज चाहिए, क्या क्या पैकेजेस चाहिए, सबको क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा और मैनेज करेगा एक फोल्डर के अंदर, और उस फोल्डर का नाम ये यहाँ पे रख देता है नोड मॉड्यूल्स। ठीक है, तो जैसे ही हम इस कमांड को यहाँ पे रन करेंगे, देखो यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स के नाम से एक फोल्डर आ चुका है और इसके अंदर ये सारे वो डिपेंडेंसीज आ चुकी हैं जो व्यू के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जरूरी हैं। आप आगे भी अगर कोई पैकेज इंस्टॉल करोगे, वो सारी चीजें npm कहाँ पे मैनेज करता है, नोड मॉड्यूल्स के अंदर मैनेज करता है। ठीक है, देन उसके बाद ये बोल रहा है कि भाई अब आप अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हो npm run dev की कमांड का यूज करते हुए। ठीक है, तो मैं इसी कमांड को यहाँ पे लाके पेस्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, जिससे क्या होगा, हमारी एप्लीकेशन रन कर दी जाएगी। ये URL बता रहा है, इस URL को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हम इसको क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर प्रेस करूंगा। देखो हमारी व्यू की एप्लीकेशन यहाँ पर आ चुकी है। तो हमने अपनी फर्स्ट व्यू की एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट कर ली है। अगर मुझे इसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है, वो चेंजेस कहाँ से करूंगा, मुझे पता है कि ये चीज आ रही है कंपोनेंट से। कंपोनेंट कौन सा है, app.view, यहाँ पे लिखा हुआ है you did it, तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा फरजीन यू डिड इट। ठीक है, इस तरह से कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। जैसे ही सेव करूंगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको यहाँ पे चेंजेस मिल जाएंगी। ये चेंजेस आपको मिलती हैं वीट की वजह से। अब ये वीट क्या होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूं, आप यहाँ पे देख सकते हो वीट.config भी लिखा हुआ है, और अगर पैकेज.json में आएंगे, यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, वीट मिलेगा। ये वीट क्या है, वीट बेसिकली फ्रंट एंड बिल्ड टूल होता है व्यू के लिए और भी दूसरी एप्लीकेशंस के लिए। आप वीट का यूज करते हुए रिएक्ट एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हो, नेक्स्ट.js भी कर सकते हो। आप वीट का यूज करते हुए मल्टीपल फ्रंट एंड टूल्स को क्रिएट कर सकते हो, टेक्नोलॉजीज के प्रोजेक्ट्स को आप क्रिएट कर सकते हो वीट का यूज करते हुए। ये फ्रंट एंड का क्या होता है, बिल्ड टूल होता है। इसका यूज करते हुए आप बहुत फास्टली क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हो। ये ट्रेडिशनल वेब पैक से बहुत ज्यादा फास्ट होता है, स्पेशली डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। और आपका जो व्यू है ये ऑफिशियली क्या करता है, रिकमेंड करता है कि आप किसका यूज करो, वीट का यूज करो, क्योंकि ये आपको फास्ट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। आपने देखा था कि मेरा प्रोजेक्ट भी कितनी जल्दी क्रिएट हो गया था, और मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर रहा हूं तो मुझे बार बार प्रोजेक्ट को रन करने की नीड नहीं है, या यहाँ पे आके रिफ्रेश करने की नीड नहीं है। सब कुछ क्या कर रहा होता है, वीट अपने आप हैंडल करता है। ठीक है, तो वीट हमारे पास एक बहुत पॉपुलर फ्रंट एंड बिल्ड टूल है, जिसका यूज करते हुए हम अपने वीट के प्रोजेक्ट को बहुत फास्ट क्रिएट कर सकते हैं, बहुत फास्टली हम अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जरा आएंगे यहाँ पे इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे, और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर आकर आपको यहाँ पे एक चीज मिलेगी, और वो है एपीआई प्रेफरेंस। यहाँ पे आप देखोगे तो एपीआई यहाँ पे सिलेक्ट हुई हुई है कंपोजिशन, बट आप इसको यहाँ पे ऑप्शंस पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये चीज क्या है व्यू में, ये जो ऑप्शंस है और ये जो कंपोजिशन है, ये बेसिकली दो एपीआईज हैं। आप कह सकते हो कि ये दो वेज हैं, दो तरीके हैं कि जिनका यूज करते हुए आप अपने कंपोनेंट्स पर काम कर सकते हो। दोनों का सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। ये पुराना तरीका है ऑप्शंस वाला, ये छोटी एप्लीकेशंस के लिए बहुत सही रहता था, लेकिन जब हम बड़ी एप्लीकेशंस पर आते थे तो इसमें कोड हमारा काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाया करता था। अब जो व्यू ऑफिशियली आपको रिकमेंड करता है और आपको सजेस्ट करता है कि भाई अब आप ये वाली कंपोजिशन एपीआई का यूज करो, क्योंकि इसमें अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हो तो आपका जो कोड है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, और व्यू अब आपको खुद क्या रिकमेंड करता है कि आप किसका यूज करो, कंपोजिशन का यूज करो। आप ऑप्शंस पर भी काम कर सकते हो, बट व्यू का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 3, और व्यू 3 आपको खुद ऑफिशियली रिकमेंड करता है कि आप किसका यूज करो, कंपोजिशन एपीआई का यूज करो, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स में भी अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। ठीक है, तो हम इस कोर्स में भी किसको फॉलो करेंगे, कंपोजिशन एपीआई को ही यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर आते हैं, और यहां पर आकर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है टेम्पलेट सिंटेक्स। टेम्पलेट सिंटेक्स, या आप कह सकते हो कि डबल कर्ली ब्रैकेट्स, इनका यूज हम इस वजह से करते हैं कि हम अपने HTML में डायनेमिक डेटा को शो करवा सकें। आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये एक नाम से और पूछा जा सकता है, और वो होता है इंटरपोलेशन। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई व्यू में इंटरपोलेशन क्या होता है और हम इसको क्यों यूज करते हैं। इंटरपोलेशन, या आप कह सकते हो कि टेम्पलेट सिंटेक्स, या आप कह सकते हो कि डबल कर्ली ब्रेसेस का यूज हम व्यू में इस वजह से करते हैं कि हम HTML में डायनेमिक डेटा को शो करवा सकें। ठीक है, तो अब इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी व्यू एप्लीकेशन के साथ, ये चीज हम यहां पे कवर करेंगे। हर टॉपिक का मैं क्या करूंगा, उसी नाम से एक न्यू कंपोनेंट बनाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको कंपोनेंट बनाना भी आए, और आपको जो बेसिकली गिटहब पर कोड मिलेगा उसमें भी फिर आप ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, पहले यहां पर एक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। देखो हो क्या रहा है कि अगर मैंने अपनी एप्लीकेशन यहां पर रन करी तो आपको यहां पे दिख रहा है फरजीन यू डिड इट और ये सारी चीजें। ठीक है, ये
लिखा हुआ कहाँ पर है, अगर हम यहाँ पर आते हैं, ये हमारा जो व्यू ने हमें एक कंपोनेंट बना के दिया है, जो हमारा मेन कंपोनेंट है, जो हमारा रूट कंपोनेंट है, वो है ऐप डॉट व्यू। ठीक है, ये कंपोनेंट हमें व्यू ने खुद बना के दिया है और उसके अंदर ही क्या हुआ हुआ है, ये सारा काम हुआ हुआ है। लेकिन जब भी मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूं तो मेरा जो फर्स्ट पेज है HTML का, हमेशा वो रेंडर होता है index.html, और वही यहाँ पे एग्जीक्यूट भी हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई index.html ही आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर आकर इसका टाइटल अपडेट करूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्रैश कोर्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा क्रैश कोर्स, इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या आ चुका है, क्रैश कोर्स आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि index.html ही यहाँ पे रेंडर हो रहा है। लेकिन ये जो कंपोनेंट वाली चीज थी वो यहाँ पे कैसे आ रही है, उसका रीजन ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। अगर हम यहाँ पर आते हैं main.js में, जो कि हमारी एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसने क्या करा है, हमारे ऐप कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करवाया। इसने बोला कि भाई मैं इस ऐप कंपोनेंट को क्या करना चाहता हूं, यूज करना चाहता हूं। तो इसने बोला कि भाई ऐप कंपोनेंट को इंपोर्ट करवाओ। इंपोर्ट करवाने के बाद इसने बोला क्रिएट ऐप, कि आपने क्या करना है, एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, किसका यूज करते हुए, ऐप कंपोनेंट का यूज करते हुए, और माउंट करवा दिया। माउंट करवा दिया कहां पे माउंट करवा दिया, इस एप्लीकेशन को आपने माउंट करवा दिया उस HTML के एलिमेंट में जिसकी आईडी क्या है, ऐप है। यानी कि ये जो हैश लिखा हुआ है, हैश का क्या मतलब होता है, आईडी, और यहां पे हैश ऐप का मतलब कि एक HTML का एलिमेंट होगा जिसकी आईडी क्या है, ऐप है। तो अब हो क्या रहा है कि अगर हम index.html में आते हैं, यहाँ पे इस div को देखो, इसकी आईडी क्या है, ऐप है। तो हो क्या रहा है कि जो हमने यहाँ पे बेसिकली कंपोनेंट बनाया था, इस कंपोनेंट को कहां पे इंटीग्रेट करवाया जा रहा है, यहां पर इंटीग्रेट करवाया जा रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे आके मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊंगा, तो अब इस इंस्पेक्ट के अंदर देखोगे कि ये जो div है आईडी वाला ऐप, ये आपको यहाँ पे मिल रहा है, और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, अपना कंपोनेंट मिलेगा, फर्जीन यू डिड इट वगैरह, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली क्या हो रहा है, ये सारा काम हो रहा है कि हमने जो कंपोनेंट बनाया है उस कंपोनेंट को कहां पे इंटीग्रेट करवाया जा रहा है, इस ऐप के अंदर इंटीग्रेट करवाया जा रहा है, और वो इंटीग्रेट कहां से हो रहा है, main.js से इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे हमें ये चीज समझ में आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर इसको हटा दूंगा, मुझे इसका कोई यूज नहीं करना है। मैं क्या करूंगा, अपने कंपोनेंट्स बनाऊंगा और अपने कंपोनेंट्स को यहाँ पे कॉल करवाऊंगा। ठीक है, जो भी आपने HTML का काम करना होता है या आपने अपने कंपोनेंट्स को कॉल करवाना है, वो सारी चीज़ें आप इस टेम्पलेट के अंदर करते हो। अगर आपने स्टाइलिंग करनी है तो वो आप इस स्टाइलिंग वाले टैग के अंदर करते हो, और अगर आपने जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो वो आप इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सोर्स डायरेक्टरी के अंदर आकर एक न्यू कॉम्पोनेंट बनाऊंगा। कॉम्पोनेंट का नाम हम यहाँ पे रख लेंगे टेम्पलेट सिंटेक्स। ठीक है, आप यहाँ पे किसी भी नाम से कॉम्पोनेंट बना सकते हो। बस कॉम्पोनेंट बनाने के लिए हमें यहाँ पे पैस्कल केस कन्वेंशन फॉलो करनी पड़ती है कि अगर आपके कंपोनेंट के नेम में दो वर्ड्स हैं तो दोनों के जो फर्स्ट लेटर हैं वो क्या होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा, और एक्सटेंशन क्या रहेगी, फाइल की व्यू रहेगी। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले टेम्पलेट वाले टैग का यूज करूंगा, क्योंकि जितना भी हमारा कोड रहता है वो इस टेम्पलेट के अंदर रहेगा। इसके अंदर आकर हम क्या करेंगे, एक डिव एलिमेंट बनाएंगे, और इस डिव एलिमेंट के अंदर आकर मैं लिख दूंगा यहाँ पे एक H2 के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे वेलकम बैक, और वेलकम बैक के साथ मैं यहाँ पे चाहता हूँ एक डायनेमिक वैल्यू को यूज करना। तो डायनेमिक वैल्यू जब भी यूज होगी उसके लिए हम डबल कर्ली ब्रेसेस यानी कि इंटरपोलेशन यानी कि टेम्पलेट सिंटेक्स का यूज करेंगे, और इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि यूजर नेम की जो भी डायनेमिक वैल्यू होगी वो तुमने यहाँ पर दिखानी है। ठीक है, अब वो यूजर नेम की वैल्यू कहाँ से आएगी, उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं यूज करूंगा स्क्रिप्ट टैग का। ठीक है, और स्क्रिप्ट के अंदर हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता है सेटअप का। ये जो सेटअप का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया है, कॉम्पोजिशन API से आया है, यानी कि ये मॉडर्न वे है व्यू के अंदर काम करने का। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेटअप का यूज करेंगे। इसके अंदर आकर सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इंपोर्ट करवा लो। किसको इंपोर्ट करवा लो, हम यहाँ पे रेफ को क्या करेंगे, इंपोर्ट करवाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि इंपोर्ट करवा लो रेफ को। किससे इंपोर्ट करवा लो, व्यू से क्या कर लो आप, इंपोर्ट करवा लो। इसका यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं रेफ का यूज करते हुए। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि कौन सा कीवर्ड हमने यूज करना है। यहाँ पे हम यूजर नेम के नाम से क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, और वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो हम रेफ का यूज करते हुए क्या करेंगे, असाइन करेंगे। जब भी हम रेफ का यूज करते हुए किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो वो बन जाता है रिएक्टिव वेरिएबल। और रिएक्टिव वेरिएबल का मतलब क्या है कि इन फ्यूचर अगर इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे अपडेट करेंगे तो यूआई क्या होगा, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, इसके अंदर मैंने लेट सपोज यहाँ पे दे दिया है फर्जीन अली दे दिया है। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे दे दिया, और इसके साथ साथ हम एक काम और ये कर लेते हैं कि हम यहाँ पे कॉन्स का कीवर्ड लिखेंगे। कॉन्स के कीवर्ड के बाद मैं यहाँ पे नोटिफिकेशंस के नाम से क्या करूँगा, एक और वेरिएबल बनाऊंगा, और इसके अंदर भी हम यहाँ पे रेफ का यूज
यूज़ करते हुए इसको एक वैल्यू असाइन कर देंगे, लेट सपोज 4, ठीक है। और यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को भी यूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग का यूज़ करूँगा, यहाँ पे आके मैं बोलूँगा नोटिफिकेशंस, और नोटिफिकेशंस के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू आ जाए नोटिफिकेशन की, तो उसके लिए हम यहाँ पे नोटिफिकेशंस लिख लेंगे। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, यहाँ पे आके इसको कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा। अगर यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पे कुछ दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने कॉम्पोनेंट बना लिया, लेकिन इस कॉम्पोनेंट को अभी तक मैंने app.view में कॉल नहीं करवाया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस टेम्पलेट के अंदर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा कि मेरे ये जो टेम्पलेट सिंटेक्स वाला जो कॉम्पोनेंट है इसको आपने क्या करना है, कॉल करवाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्पलेट सिंटेक्स को यहाँ पे कॉल करवा लो, ठीक है। जब भी आपने कॉम्पोनेंट कॉल करवाना होगा तो आपको इस तरह से स्टार्ट करनी है ब्रेसेस, और इस तरह से इसको सेल्फ क्लोज यहाँ पे कर देना है, और टेम्पलेट सिंटेक्स आपके कंपोनेंट का नाम है। और ये यहाँ पे इस तरह से देखो खुद ही क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा कि टेम्पलेट सिंटेक्स के नाम से कंपोनेंट बनाए, और फाइल कहाँ पर है कंपोनेंट की, वो यहाँ से बेसिकली क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। अब जैसे ही कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, अब अगर आप यहाँ पे आओगे, देखो वेलकम बैक, और यहाँ पे फरजीन अली भी मिल चुका है, नोटिफिकेशन के अंदर 4 भी मिल चुका है। ये जो फरजीन अली आ रहा है या ये जो यहाँ पे 4 आ रहा है, ये बेसिकली क्या है, आपकी डायनेमिक वैल्यूज हैं, जिसको आपने क्या करा है, यूज करा है, किसका यूज करते हुए, इंटरपोलेशन का यूज करते हुए, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है टेम्पलेट सिंटेक्स का, इंटरपोलेशन का, कि आप अपने HTML में डायनेमिक डेटा को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। देन उसके बाद हम बात करेंगे वी बाइंड के बारे में। वी बाइंड का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हम अपने एट्रीब्यूट्स को डायनेमिकली बाइंड कर सकें। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, आपको पता है कि आपके पास मल्टीपल HTML एलिमेंट्स के हमारे पास क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे एंकर टैग में हम href का यूज़ करते हैं कि कोई भी आपने लिंक के लिए URL प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हम href एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। इमेज में अगर आपने इमेज का पाथ देना होता है तो उसके लिए हम सोर्स एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो आपके मल्टीपल HTML एलिमेंट्स के क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, जिसके अंदर आप वैल्यूज प्रोवाइड करते हो। अब उन्हीं वैल्यूज को अगर आप डायनेमिकली प्रोवाइड करना चाहते हो व्यू के अंदर, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, वी बाइंड का यूज करते हैं, ताकि आप अपने HTML एलिमेंट्स के साथ डायनेमिकली एट्रीब्यूट्स क्या कर सको, बाइंड करवा सको, ठीक है। इसमें वी का क्या मतलब है कि जो आप एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे हो वो सिंपल HTML का एट्रीब्यूट नहीं है, बल्कि वो व्यू का क्या है, एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो किस तरह से होती है कि आप अपने एट्रीब्यूट के स्टार्ट में क्या लगा लेते हो, कॉलन लगा लेते हो, जिससे व्यू को ये पता चल जाता है कि ये सिंपल HTML का एट्रीब्यूट नहीं है, बल्कि ये क्या है, वी बाइंड है। इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू आ रही होगी वो डायनेमिकली आ रही होगी, ठीक है। तो इसको किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये भी अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर बोलूंगा कि टेम्पलेट सिंटेक्स को हम यहाँ पे कॉमेंट कर देंगे, ठीक है। मैं इन दोनों को यहाँ पे क्या कर दूंगा, कॉमेंट कर दूंगा, सेव करेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे ऐप के अंदर आकर हम क्या करेंगे, वी बाइंड के नाम से क्या करेंगे, एक कॉम्पोनेंट बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वी बाइंड डॉट, और इसकी एक्सटेंशन क्या रहेगी, व्यू रहेगी, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर आके टेम्पलेट का सबसे पहले यूज करेंगे। इस टेम्पलेट के अंदर मैं क्या बनाऊंगा, बटन बनाऊंगा, और इस बटन के अंदर का जो टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पे आके लेट सपोज रख लूंगा सबमिट। अब मैं यहाँ पर आकर लेट सपोज काम करना चाहता हूँ टूल टिप पे, ठीक है। टूल टिप बेसिकली क्या होता है कि जब आप बटन पे होवर करते हो ना, तो उसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हमारे पास इसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है टाइटल के नाम से, और इसकी वैल्यू जो होगी वो डायनेमिकली आएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉलन लगा लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा टाइटल, और इस टाइटल के अंदर मैं यहाँ पर आकर इसका टेक्स्ट दे दूंगा, लेट सपोज टूल टिप दे दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा टूल टिप टेक्स्ट, ठीक है। तो अब ये जो डायनेमिक वैल्यू है ये कहाँ से आएगी, मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आके क्या यूज करेंगे, स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। इसके अंदर हम अपना यहाँ पे सेटअप फंक्शन बनाएंगे कि हम कॉम्पोजिशन API का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले बोलूंगा इंपोर्ट, किसको इंपोर्ट करवा लो, रेफ को इंपोर्ट करवा लो, क्योंकि मुझे क्या करना है, एक रिएक्टिव वेरिएबल बनाना है। मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि व्यू से क्या होगा, ये इंपोर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, कॉन्स का कीवर्ड लिखेंगे, टूल टिप टेक्स्ट के नाम से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा, और इस रेफ के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेट सपोज एक वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया क्लिक टू सबमिट योर रिस्पॉन्स, ठीक है, सबमिट योर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके लिख लूंगा रिस्पॉन्स। इस तरह से मैंने यहाँ पे इसके अंदर का ये टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन को क्या करूंगा, रन करूंगा, मेरे पास क्या आएगा, एक बटन आएगा, बटन का टेक्स्ट क्या होगा, सबमिट होगा। लेकिन जब बटन पे होवर करूंगा तो एक डायनेमिक टूल टिप टेक्स्ट क्या होगा, वहां पे लिखा हुआ आएगा, और वो डायनेमिक टूल टिप टेक्स्ट कहां से आ रहा होगा, यहां से आ रहा होगा, जिसके अंदर का टेक्स्ट क्या होगा, क्लिक टू सबमिट योर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो क्लिक की स्पेलिंग जरा सही कर लेते हैं, इसको यहाँ पे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा तो यहाँ पर आकर आपको अभी कुछ भी नहीं दिखेगा,
जाएगा क्योंकि कंपोनेंट को कॉल नहीं करवाया। तो app.view में आएंगे, यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, इस कंपोनेंट को कॉल करवाऊंगा। ठीक है, तो कंपोनेंट का नाम हमारे क्या है, कंपोनेंट का नाम है vbind। तो मैं यहां पर आकर इस vbind को क्या करूंगा, कॉल करवाऊंगा, कंट्रोल एस से सेव करूंगा। अब आप यहां पे देख सकते हो एक बटन आ चुका है सबमिट के नाम से। जैसे ही इस पे आके होवर करूंगा तो अब आप यहां पे देख सकते हो क्लिक टू सबमिट योर रिस्पॉन्स, एक टूल टिप टेक्स्ट यहां पर आ रहा है और ये डायनेमिकली फैच होकर आ रहा है। तो हमने क्या करा, अपने एट्रीब्यूट को डायनेमिकली बाइंड करवाया, किसका यूज करते हुए, vbind का यूज करते हुए। ये कॉन्सेप्ट होता है vbinding का। देन उसके बाद हम बात करेंगे वी मॉडल के बारे में। वी मॉडल से इनपुट और डेटा के बीच में टू वे बाइंडिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये चीज आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछी जाती है कि व्यू में हम टू वे बाइंडिंग कैसे कर सकते हैं। टू वे बाइंडिंग का मतलब क्या है कि यूजर जो टाइप करे वो आपके डेटा में अपडेट होता रहे। अभी क्या हो रहा था कि जो डेटा में था वो यूआई पे क्या हो रहा था, अपडेट हो रहा था, डेटा टू यूआई अपडेशन हो रही थी। लेकिन व्हाट इफ के यूजर की साइड से यानी कि फ्रंट एंड की साइड से जो चीज अपडेट की जाए वो आपके डेटा में क्या हो रही हो, अपडेट हो रही हो। ये होती है टू वे डेटा बाइंडिंग। तो व्यू में टू वे डेटा बाइंडिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी मॉडल का यूज करते हैं कि यूजर जो टाइप करेगा वो आपके डेटा में क्या हो रहा होगा, अपडेट हो रहा होगा। ठीक है, तो वी मॉडल की इंप्लीमेंटेशन हम किस तरह से कर सकते हैं ये चीज अब हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो उसके लिए मैं काम ये करूंगा कि मैं सबसे पहले आ जाऊंगा यहाँ पर आने के बाद वी बाइंड को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉमेंट कर देंगे। इसका कोई काम यहाँ पे नहीं है। मैं क्या करूंगा, सोर्स डायरेक्टरी में आके एक न्यू यहाँ पे क्या करूंगा, कंपोनेंट बनाऊंगा और उसका नाम होगा वी मॉडल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वी मॉडल डॉट व्यू की एक्सटेंशन के साथ हम यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाएंगे। यहाँ पे आके सबसे पहले हम टेम्पलेट का यूज करेंगे और इस टेम्पलेट के अंदर क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे। इस डिव के अंदर मैं यहाँ पर आकर एक लेबल लिखूंगा और लेबल का फॉर लगाने की नीड नहीं है। यहाँ पे आके हम सिंपल लिख देंगे ईमेल। ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं ये लेबल। और लेबल लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाऊंगा और इनपुट फील्ड के अंदर का टेक्स्ट हम यहाँ पे रख लेंगे ईमेल, कि यूजर क्या करेगा, ईमेल टाइप करेगा। ठीक है, नेम और आईडी वगैरह की हमें यहाँ पे नीड नहीं है। मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया है और इसके अंदर आकर मैं क्या करूँगा, प्लेस होल्डर भी दे देता हूँ। तो प्लेस होल्डर हम यहाँ पे दे देते हैं, लेट सपोज एंटर योर ईमेल। ठीक है, इस तरह से प्लेस होल्डर भी दे दिया है और इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी मॉडल का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके क्या यूज करेंगे, वी मॉडल का यूज करेंगे। इस वी मॉडल के अंदर मैं यहां पे प्रोवाइड कर दूंगा एक नाम और वो नाम क्या होगा, आपका ईमेल का नाम होगा। ठीक है, और वही चीज हम यहां पे आएंगे पैराग्राफ टैग में। पैराग्राफ टैग के अंदर आकर मैं बोलूंगा कि योर ईमेल इज, और उसके बाद हम यहां पे टेम्पलेट सिंटेक्स का यूज करेंगे और हम बोलेंगे कि ईमेल के अंदर जो भी डायनेमिक वैल्यू होगी वो आपने यहां पे शो करनी है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि यूजर इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी ईमेल लिखेगा उस ईमेल को हमने यहां पे पैराग्राफ के अंदर शो करवानी है और वही ईमेल हमारे डेटा के अंदर भी क्या हो रही हो, अपडेट हो रही हो। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। यहाँ पे सेटअप का फंक्शन यूज होगा और यहाँ पर आकर सबसे पहला काम ये होगा कि हम इंपोर्ट करवाएंगे किसको, रेफ को इंपोर्ट करवाएंगे ताकि हम यहाँ पे क्या कर सकें, हम यहाँ पे रिएक्टिव काम कर सकें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे व्यू से इसको इंपोर्ट करवा लिया। यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि आपने क्या करना है, कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखेंगे, ईमेल के नाम से कॉन्स्ट लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट और ईमेल के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा और रेफ का यूज करते हुए इसको इनिशियली वैल्यू क्या दे दूंगा, एम्प्टी दे दूंगा, क्योंकि इनिशियली ईमेल क्या होगी, एम्प्टी होगी। जब यूजर टाइप करना शुरू करेगा तो ये वी मॉडल क्या करेगा, आपकी इंटीग्रेशन करवा देगा किसके साथ, इस वेरिएबल के साथ। तो होगा क्या कि जो चीज मैं यहां पर लिख रहा हूंगा वही चीज वी मॉडल क्या करेगा, यहां पे भी साथ साथ इंटीग्रेट करवाता जाएगा। और यहां पे हमने क्या करा हुआ है, हम उसी वैल्यू को यहां पे टेम्पलेट सिंटेक्स का यूज करते हुए या आप कह सकते हो कि इंटरपोलेशन का यूज करते हुए उसी डायनेमिक वैल्यू को हम यहां पे शो करवा रहे हैं। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इनपुट फील्ड में टाइप करेंगे, वी मॉडल क्या करेगा, उस वैल्यू को ईमेल में लेके जाएगा, यहां पे अपडेट करेगा और पैराग्राफ टैग में हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ईमेल के अंदर जो भी अपडेटेड वैल्यू है वो मुझे दिखाते रहो। तो हम टाइप करते रहेंगे, आपको पैराग्राफ टैग के अंदर वो चीज दिखती रहेगी। ये आपके पास पावर होती है वी मॉडल की। मैं इसको यहां पे सेव करूंगा, यहां पर आएंगे और यहां पर आने के बाद अब हम क्या करेंगे, वी मॉडल को यहां पे कॉल करवा लेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर आकर बोलूंगा कि भैया वी मॉडल को अब आप क्या कर लो, यहां पे कॉल करवा लो। इस तरह से अगर ना हो तो हम यहां पे आके सिंपल इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वी मॉडल को हम यहां पे इंपोर्ट करवा लो। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। अब हम आएंगे यहां पर आकर आप देख सकते हो ईमेल, योर ईमेल आपका यहां पे प्लेस होल्डर दिख रहा है और अभी आप देखो योर ईमेल इज यहां पे एम्प्टी दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ईमेल के अंदर अभी हमने क्या दिया हुआ था, यहां पे एम्प्टी दिया हुआ था। आप यहां पे देख सकते हो एम्प्टी है, लेकिन जैसे ही इनपुट फील्ड के अंदर टाइप करूंगा तो ये वी मॉडल क्या करेगा, जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको यहां पे इंटीग्रेट करवाएगा और वही चीज फिर आपको इंटरपोलेशन का यूज करते हुए यहां पे दिख रही होगी। तो अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पे आके मैं लिखता हूं फरजीन
vmodel@gmail.com। ठीक है, तो देखो जो जो चीज़ लिखता रहा वो वी मॉडल क्या करता रहा, ईमेल वाले वेरिएबल में अपडेट करता रहा और इंटरपोलेशन का यूज़ करते हुए हम अपनी डायनेमिक ईमेल वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले कराते रहे। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, वी मॉडल का, जिसका यूज़ करते हुए हम टू वे बाइंडिंग कर सकते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर अब हम बात करेंगे कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में, यानी कि वी इफ, वी एल्स और वी एल्स इफ के बारे में। ये क्या होते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग होती है और इसका यूज़ हम तब करते हैं जब आपने किसी भी एलिमेंट को शो करना हो या हाइड करना हो किसी भी कंडीशन की बेसिस पे। कि जैसे लेट सपोज आप ये चाहते हो कि भाई अगर यूज़र लॉगिन है तो आपने उसको लॉग आउट का बटन दिखाना है और अगर वो यूज़र लॉगिन नहीं है तो आपने उसको लॉगिन का बटन दिखाना है। ठीक है, इस तरीके की कंडीशनल रेंडरिंग के लिए कि आपने अपने एलिमेंट को शो करना है या हाइड करना है किसी भी कंडीशन की बेसिस पे, उसके लिए हम क्या करते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग करते हैं, यानी कि हम वी इफ, वी एल्स या वी एल्स इफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, एक न्यू कॉम्पोनेंट बनाऊंगा और कॉम्पोनेंट में यहाँ पे बना लूंगा कंडीशनल और मैं यहाँ पे आके लिख लूंगा रेंडरिंग के नाम से। ठीक है, मैं यहाँ पे आके इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो हम यहाँ पे व्यू रखेंगे, यहाँ पर आकर हम टेम्पलेट का यूज करेंगे, बाकी के जो कॉम्पोनेंट्स हैं उसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। और अब इसके अंदर क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर आकर सबसे पहले एक डिव बनाएंगे। इस डिव के अंदर मैं यहाँ पर आकर एक पैराग्राफ टैग लिखूंगा और इस पैराग्राफ टैग के अंदर हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, वी इफ का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है वी इफ। अब मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि मेरे पास एक वेरिएबल होगा स्टेटस के नाम से, अगर उस स्टेटस की वैल्यू क्या आ जाती है, लॉग्ड इन आ जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉग्ड इन, कि अगर उस स्टेटस की वैल्यू क्या है, लॉग्ड इन है, तो तुम क्या टैग्स दिखाओगे, वेलकम बैक, और इस तरह से आप क्या दिखा दोगे, यहाँ पे फर्जीन दिखा दोगे। ठीक है, अगर वो उसका स्टेटस क्या है, लॉग्ड इन है। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, कंट्रोल डी से इस तरह से कॉपी लाइन डाउन कर लूंगा। यहाँ पर अगर हम किसका यूज करेंगे, वी एल्स इफ का यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वी एल्स इफ और मैं बोलूंगा कि अगर स्टेटस की वैल्यू क्या आती है, लोडिंग आती है, तो आपने यहाँ पे क्या शो करवाना है, लोडिंग शो करवाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके लेट सपोज बोल देंगे कि भाई चेकिंग योर क्रेडेंशियल्स, इस तरह से करके कुछ भी बोल देंगे। मैं यहाँ लिख दूंगा चेकिंग योर क्रेडेंशियल्स। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया है और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, वी एल्स आ जाएगा, कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फिर आपने क्या दिखाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आकर क्या करते हैं, सिंपल इस तरह से लिखेंगे, वी एल्स में आपको कोई कंडीशन नहीं देनी होती है। ये सिंपल प्रोग्रामिंग का इफ एल्स वाला कॉन्सेप्ट है कि इफ के अंदर भी कंडीशन बतानी पड़ती है, एल्स इफ के अंदर भी कंडीशन बतानी पड़ती है। एल्स क्या होता है कि अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो कौन सा केस चलेगा, एल्स चलेगा। तो हम यहाँ पे आगे लिख देंगे वेलकम गेस्ट लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे वेलकम गेस्ट लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा स्क्रिप्ट और इसके अंदर हम यहाँ पे सेटअप फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवाएंगे। यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि आपने इंपोर्ट करवाना है, किसको इंपोर्ट करवाना है, रेफ को आपने व्यू से इंपोर्ट करवा लेना है। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, कॉन्स का कीवर्ड लिखेंगे, स्टेटस के नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा, रेफ का यूज करते हुए इसको एक वैल्यू असाइन कर दूंगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पर इसको वैल्यू असाइन कर दी, लॉग्ड इन असाइन कर दी। अगर स्टेटस की वैल्यू लॉग्ड इन होगी तो क्या लिखा हुआ आएगा, वेलकम बैक फर्जीन लिखा हुआ आएगा, बाकी कोई चीज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, ऐप में आएंगे, इस कंपोनेंट को हम यहाँ पे कमेंट करते हैं और इसको भी यहाँ पे कमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं किसको कॉल करवा लूंगा, कंडीशनल रेंडरिंग को यहाँ पे कॉल करवाऊंगा और जैसे ही यहाँ पे सेव करूंगा, अब अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर आप देख सकते हो वेलकम बैक फर्जीन आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू को अपडेट करता हूं। जैसे लेट सपोज अब मैं क्या दे देता हूं, लोडिंग दे देता हूं। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूं, यहाँ पे आके लोडिंग दूंगा, सेव करूंगा, तो अब आपको क्या मिलेगा, चेकिंग योर क्रेडेंशियल्स मिलेगा। और अगर लोडिंग के अलावा कुछ और दे दूं, कुछ भी दे दिया, जैसे फर्जीन दे दिया, कोई भी चीज दे दी, तो अब अगर यहाँ पे सेव करूंगा और अब अगर यहाँ पे आता हूं तो देखो वेलकम गेस्ट दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट को अगर आपने हाइड और शो करना है किसी भी कंडीशन की बेसिस पे, तो उसके लिए आप किसका यूज करते हो, वी इफ, वी एल्स का यूज करते हो, यानी कि कंडीशनल रेंडरिंग कर रहे होते हो। देन उसके बाद हम बात करेंगे V4 के बारे में। V4 बेसिकली क्या होता है, व्यू का एक ऐसा लूप होता है जिसका यूज करते हुए आप एक HTML के एलिमेंट के अंदर एरे से मल्टीपल एलिमेंट्स को, यानी कि एरेस की मल्टीपल वैल्यूज को डायनेमिकली उस HTML के एलिमेंट में इंटीग्रेट करवा सकते हो, लिस्ट करवा सकते हो। इसकी एक सिंपल एग्जांपल इस तरह से समझ लो कि जैसे एक एरे है, उस एरे के अंदर 100 एम्प्लॉयज के नेम है। ठीक है, अब आप ये चाहते हो कि उस एक एक नेम को आप एक H1 एलिमेंट के अंदर डिस्प्ले करवा सको
अपने UI पे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 100 H1 एलिमेंट्स बनाओगे, इस तरह से तो काम नहीं होगा। हम क्या करते हैं, Vue के V for लूप का यूज करते हैं। उससे होगा क्या कि V for लूप हम अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, अपने एरे के ऊपर, और हम बता देंगे कि आपने एरे से एलिमेंट निकालना है और HTML के किस एलिमेंट के साथ इंटीग्रेशन करवानी है, बाइंडिंग करवानी है, हम बता देंगे H1 के साथ। तो होगा क्या कि उससे हमें 100 H1 एलिमेंट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। हम H1 एलिमेंट को सिर्फ एक बार डिफाइन करेंगे, एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो लूप उतने टाइम्स चलेगा और रिपीटेड टास्क आपको परफॉर्म करके डिस्प्ले करवा देगा। तो आपको 100 H1 एलिमेंट्स बनाने की नीड नहीं है, आप सिर्फ एक H1 एलिमेंट बनाओगे, लेकिन वो 100 टाइम्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। जितने एरे के अंदर एलिमेंट्स होंगे उतने टाइम्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम हम किस तरह से कर सकते हैं, रिपीटिशन किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं एलिमेंट्स के ऊपर, ये चीज भी देख लेते हैं। मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर आकर एक न्यू कंपोनेंट बनाऊंगा। मैंने यहां पे V4 के नाम से एक न्यू कंपोनेंट बना लिया। ठीक है, यहां पर अगर हम क्या करेंगे, टेम्पलेट बनाएंगे और इस टेम्पलेट के अंदर क्या कोड लिखना है वो मैं बता देता हूं। जैसे मैं एक लिस्ट आइटम बनाने वाला हूं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे UL लिखा, UL के अंदर मैं बताऊंगा LI। इस LI को मैं क्या करना चाहता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके किसका यूज करेंगे, V4 का यूज करेंगे। अब इसके अंदर आपने बतानी होती हैं दो चीजें। ठीक है, पहले तो आप बताओगे सोर्स, यानी कि किस एरे से एलिमेंट्स को निकालना है। तो मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि कोर्सेज के नाम से क्या होगा, एक एरे बना हुआ होगा, वहां से आपने क्या करना है, एलिमेंट्स को निकालना है। देन उसके बाद आप बताते हो वैल्यू के अंदर आप क्या बताते हो, उस वेरिएबल का नाम बताते हो जिसके अंदर डायनेमिक वैल्यूज एरे के अंदर से आ रही होती हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे रख लिया कोर्स। आप अपने वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर इसको एक और वैल्यू प्रोवाइड कर दी है इंडेक्स के नाम से। ये इंडेक्स कहाँ से आया, जब भी हम इस तरह से V for लूप का यूज करते हैं तो एक चीज रिकमेंडेड होती है कि आपने इसको एक डायनेमिक की प्रोवाइड करनी होती है। वो की क्या होती है, यूनिक की होती है। आप यहां पर आकर क्या यूज कर सकते हो, इंडेक्स का यूज कर सकते हो। ये इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली यूनिक की होती है। ये कौन यूज करता है, V4 खुद यूज करता है। जिस तरह से हम प्रोग्रामिंग में फॉर लूप पढ़ते थे ना, वहां पे क्या होता था कि हम इंट i इक्वल टू 0 करके एक i का वेरिएबल लेते थे जो आइट्रेशन करता था बेसिकली, कि ये फर्स्ट आइट्रेशन है, ये सेकंड आइट्रेशन है। तो ऐसे ही V4 भी क्या करता है, आइट्रेशन के लिए एक वेरिएबल यूज करता है और उसका नाम क्या होता है, इंडेक्स। ठीक है, तो हमने इस इंडेक्स को भी यहाँ पे क्या कर लिया, पास कर लिया कि इस LI के अंदर मैं किसको यूज करूंगा, कोर्स को भी यूज करूंगा और इस इंडेक्स को भी यूज करूंगा। ठीक है, ये इंडेक्सिंग क्यों यूज करना जरूरी है, अगर आप इसका यूज नहीं करोगे तो आपको एक वार्निंग मिलती है कि व्यू की परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए आपको इस इंडेक्स का यूज करना जरूरी होता है। ठीक है, ताकि व्यू की परफॉर्मेंस यहाँ पे आइट्रेशन के टाइम सही रह सके, व्यू सही से हर चीज को आइट्रेट कर सके। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, बेसिकली इंटरपोलेशन का यूज करूंगा। मैं बोलूंगा कि मैं ये चाहता हूं कि कोर्स से पहले एक नंबर शो हो, कि फर्स्ट कोर्स, सेकंड कोर्स, थर्ड कोर्स, इस तरह से करके। तो हमें पता है कि इंडेक्सिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो मैं चाहूंगा कि मेरी जो नंबरिंग है वो 1 से स्टार्ट हो। तो मैं उसके लिए यहाँ पे लिख दूंगा इंडेक्स +1, क्योंकि इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए आए वो 1 से लिखे हुए आने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडेक्स +1। उसके बाद मैं चाहता हूं कि नंबर के बाद डॉट लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे डॉट लिख दिया। और उसके बाद मैं चाहता हूं कि डायनेमिक वैल्यू आनी चाहिए कहां से, कोर्स से। ठीक है, तो अब होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर आएंगे, यहां पर आकर हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। इसके अंदर हम सेटअप फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे। इसके अंदर आकर मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि इंपोर्ट करवा लो किसको, रेफ को इंपोर्ट करवा लो व्यू से। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना एरे बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा और उसके बाद हम यहाँ पे कोर्सेज के नाम से क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे। मैंने यहाँ पर आकर यूज करना है रेफ का, और इस रेफ के अंदर मैं यहाँ पे क्या प्रोवाइड करूंगा, एरे प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, इस एरे के अंदर लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेट सपोज सबसे पहले Vue.js लिख दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया है React.js लिख दिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पर आगे लिख दूंगा Angular लिख दूंगा। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब आपको पता है कि एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी क्या होती है, इंडेक्स वैल्यू होती है। कि ये जो Vue है वो 0 इंडेक्स पर है, React है वो 1 इंडेक्स पर है, Angular है वो 2 इंडेक्स पर है। तो अब क्या होगा, मैंने यहां पर आकर बोला कि लिस्ट आइटम के अंदर आपने क्या करना है, इन कोर्सेज के नेम्स को शो करवाना है और नंबरिंग के साथ शो करवाना है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि मैंने बोला कि कोर्सेज के ऊपर क्या करा, मैंने V4 का लूप अप्लाई करा, यानी कि इस एरे के ऊपर V4 का लूप अप्लाई करा। ये V4 क्या करेगा, पहले से देख लेगा इस कोर्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब है कि आपको मेरे UI पे कितने LI दिखेंगे, 3 LI दिखेंगे। मैंने कितने LI बनाए, 1 बनाए, लेकिन V4 का यूज करते हुए ये कितने टाइम्स रिपीट होगा, 3 टाइम्स रिपीट होगा, क्योंकि एरे के अंदर भी कितनी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं।
फिर मैंने इसको बोला कि ये जो तुम यहाँ पे डायनेमिक वैल्यूज का यूज करोगे वो तुम दो डायनेमिक वैल्यूज यूज करोगे, एक होगी कोर्स और एक होगी इंडेक्स। इंडेक्स कहाँ से मिलेगा कि जब भी V4 पे हम काम कर रहे होते हैं तो ये आइट्रेशन के लिए एक इंडेक्स वेरिएबल यूज करता है। ये क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है और जितने आपके एलिमेंट्स होते हैं उससे एक कम तक चलती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आकर बोला कि सबसे पहले दिखाना इंडेक्स +1, क्योंकि 0 से मैं स्टार्ट नहीं करना चाहता, मैं 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ कोर्स की नंबरिंग। तो यहाँ पे दिखाना इंडेक्स +1, फिर डॉट आना चाहिए और उसके बाद क्या आना चाहिए, कोर्स आना चाहिए। तो होगा क्या कि ये V4 किस तरह से काम करता है, ये जाएगा आपके एरे के अंदर, एरे के अंदर जाके पहले वाले एलिमेंट को उठाएगा, क्या है Vue.js, Vue.js को किस में स्टोर करवाएगा, कोर्स में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Vue.js आ जाएगा। फिर दोबारा एरे में जाएगा, React.js को उठाएगा, React.js को कोर्स में स्टोर करवाएगा और यहाँ पे li में शो करवा देगा। फिर एंगुलर को उठाएगा, एंगुलर को कोर्स में स्टोर करवाएगा और एंगुलर को यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे app.view में आता हूँ, इसको यहाँ पे आके कॉमेंट करेंगे। ठीक है, जितना भी पहले का काम किया हुआ है हम इसको यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, कॉल करवा लूँगा किसको, V4 को यहाँ पे कॉल करवा लूँगा। ठीक है, तो V4 कंपोनेंट कॉल होगा, कंट्रोल से सेव करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर आप देख सकते हो Vue.js भी आ रहा है, React.js भी आ रहा है, एंगुलर भी आ रहा है और जो नंबरिंग है वो 1 से स्टार्ट हो रही है। अगर मैं ये जो मैंने इंडेक्स +1 करा था, अगर मैं ये +1 नहीं करूँगा तो होगा क्या कि 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो हम नंबरिंग यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं करना चाहते थे, 1 से स्टार्ट करना चाहते थे, इसलिए मैंने इंडेक्स +1 कर दिया था। तो इस तरह से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, V4 का यूज कर सकते हैं ताकि li मुझे एक बार लिखना पड़े, लेकिन आपको UI पे कितने टाइम्स शो होगा, 3 टाइम्स शो होगा। अगर एरे के अंदर 1000 एलिमेंट्स भी होंगे तो आपको यहाँ पे 1000 टाइम्स बेसिकली क्या होगा, li शो होगा। लेकिन मैंने कितनी बार लिखा था, सिर्फ एक बार लिखा था। ये क्या होता है, बेसिकली V4 लूप होता है व्यू में, जिसका यूज करते हुए हम एलिमेंट्स की रिपीटेशन कर सकते हैं, उसमें डायनेमिक वैल्यू को इंटीग्रेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है V4 का। देन उसके बाद हम बात करेंगे मेथड्स के बारे में। यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको होगी, उसका रीजन ये है कि मेथड्स हम किसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में, ऐसे फंक्शन जिसको हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिक्लेयर करते थे वो क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। और जब हम व्यू में पहले काम करते थे, यानी कि ऑप्शन एपीआई पर हम बेसिकली काम करते थे, तो वहां पे क्या होता था कि मेथड के नाम से एक ऑब्जेक्ट होता था। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता भी हूँ कि लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे इवेंट हैंडलिंग पर आते हैं और मैं यहाँ पे ऑप्शंस एपीआई को यहाँ पे क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये देखो मेथड्स के नाम से क्या होता था, एक ऑब्जेक्ट होता था जिसके अंदर हम क्या करते थे, अपने फंक्शंस को डिफाइन करते थे। इसी को हम क्या कहते हैं, मेथड्स कहते हैं। जावास्क्रिप्ट में भी और व्यू में भी हम इसी को मेथड्स कहते थे। बट अब जो हमारी रिकमेंडेड अप्रोच है, जो हमारा एक मॉडर्न वे है व्यू में काम करने का, वो है कॉम्पोजिशन एपीआई। और उसमें हमारे पास ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि आपको मेथड का ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके अंदर फंक्शंस को डिक्लेयर करोगे। आप डायरेक्टली यहां पर आकर क्या कर सकते हो, फंक्शंस को डिक्लेयर कर सकते हो। इसी को आप फंक्शन भी कहते हो, इसी को आप मेथड भी कहते हो, क्योंकि ये यहाँ पे क्या कर रहा होता है, आपकी इवेंट हैंडलिंग कर रहा होता है, यहाँ पे आपकी लॉजिक के ऊपर काम कर रहा होता है। आप इसी को व्यू की लैंग्वेज में क्या कहते हो, मेथड कहते हो। लेकिन इसी को अगर हम जावास्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये मेथड नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या कहता है कि मेथड सिर्फ वो है जो ऑब्जेक्ट के अंदर डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। कॉम्पोजिशन एपीआई में हम सिंपल फंक्शंस को ही क्या कहते हैं, मेथड्स कहते हैं, क्योंकि ये हमारी इवेंट हैंडलिंग बेसिकली कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। यहाँ पर आकर मैं एक न्यू कॉम्पोनेंट क्रिएट करूंगा। कॉम्पोनेंट का नाम मैंने रख दिया है methods.view, और इस तरह से मैंने यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट करा। यहाँ पे आके टेम्पलेट के टैग का हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसके अंदर आकर सबसे पहले डिव लिखूंगा। डिव के अंदर आकर मैं एक बटन बनाऊंगा और बटन का नाम हम यहाँ पे रख लेंगे क्लिक मी। इसके साथ साथ इसके ऊपर इवेंट लिस्टनर लगाना है। इवेंट लिस्टनर पे हम अभी बात करेंगे, बट अभी शॉर्टली देख लो कि अगर आपने इवेंट लिस्टनर लगाना होता है कि बटन के क्लिक करने पे कुछ हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल @ का साइन यूज करते हैं। इवेंट लिस्टनर कौन सा लगाना है, क्लिक का। इसके ऊपर करना क्या है, हम बोलेंगे कि शो अलर्ट के नाम से एक मेथड होगा, उसको आपने क्या करना है, कॉल करवाना है। अब ये मेथड कहाँ बना हुआ है, उसको हम यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर बनाएंगे। यहाँ पे सेटअप का यूज करेंगे, क्योंकि हम किसका यूज कर रहे हैं, कॉम्पोजिशन एपीआई का यूज कर रहे हैं। यहां पर आकर मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर एक फंक्शन बनाऊंगा और उसी फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, मेथड भी बोलेंगे। हम यहां पर आकर एक मेथड बनाएंगे, किस नाम से, शो अलर्ट के नाम से, और इसके अंदर आकर हम बताएंगे तुमने क्या करना है, अलर्ट मेथड को कॉल करवाना है और एक अलर्ट मैसेज शो करना है। वो अलर्ट मैसेज होगा हेलो फरजीन के नाम से। ठीक है, हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, app.view में आएंगे। मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, कॉमेंट करूंगा और हम इसको भी यहाँ पे कॉमेंट कर लेते हैं।
यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, कॉल करवा लूँगा इस कंपोनेंट को। कंपोनेंट का क्या नाम है, मेथड्स नाम है। तो हम यहाँ पे इस कंपोनेंट को कॉल करवाएंगे, कंट्रोल एस से सेव करूँगा। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं, देखो क्लिक मी के नाम से बटन आ चुका है। जैसे इस पर क्लिक करूँगा, देखो आपका जो मेथड है वो कॉल हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हम मेथड्स पे काम कर सकते हैं। ये एक न्यू अप्रोच है काम करने की। हम बोल मेथड रहे हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इवेंट हैंडलिंग कर रहे हैं, लॉजिक लिख रहे हैं, बट इन सिंपल वर्ड्स ये है क्या, सिंपल फंक्शन है। जिस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में सिंपल फंक्शंस बनाते थे, ये भी वही फंक्शन है। ठीक है, तो कंपोजिशन एपीआई में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर इस चीज का है। अदरवाइज अगर आपने पहले काम करना होता था तो उसको सिंटैक्स मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि ऑप्शन एपीआई में अगर काम करना होता था तो मेथड के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनता था, उसके अंदर आप अपने मेथड्स को डिफाइन करते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, मेथड्स का कॉन्सेप्ट होता है। अब हम बात करेंगे इवेंट हैंडलिंग के बारे में। इवेंट हैंडलिंग क्या होती है कि आपने बेसिकली क्या करना होता है, इवेंट्स को लिसन करना होता है कि क्लिक करने पे क्या हो, होवर करने पे क्या हो। ये बेसिकली क्या होते हैं, इवेंट लिसनर्स होते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट हमने जावास्क्रिप्ट में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है और यही कॉन्सेप्ट हमारे पास व्यू में भी आता है। यहाँ पे इवेंट्स को हैंडल करने के लिए, इवेंट्स को लिसन करने के लिए या तो आप वी ऑन लिखते हो या फिर सिंपल वे क्या है कि आप सिंपल क्या यूज करो, @ का साइन यूज करो। ठीक है, आप अपने इवेंट लिसनर से पहले क्या यूज करो, @ का साइन यूज करो। उसका यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, इवेंट्स को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में करा था वही काम हमने इस वीडियो में भी करना है, वही एग्जैक्ट एग्जांपल रहेगी। थोड़ा सा चेंज भी कर लेंगे। चलो हम इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा और उसका नाम मैं यहाँ पे रख लूंगा इवेंट हैंडलिंग रख लूंगा। ठीक है, इवेंट हैंडलिंग डॉट व्यू के नाम से हमने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करी है। इसके अंदर मैं यहाँ पे टेम्पलेट बनाऊंगा और इसके अंदर आकर हम क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे। डिव के अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक इनपुट टैग बनाऊंगा जिसकी मैंने टाइप यहाँ पे रख ली है, लेट्स सपोज टेक्स्ट रख ली है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे वी मॉडल का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे क्या कर सकूँ, बाइंडिंग करवा सकूँ। तो मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि नेम को आपने क्या करना है, इससे बाइंड कर देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर ये बोल दिया है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक प्लेस होल्डर भी लगा लेते हैं, एंटर योर नेम के नाम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक प्लेस होल्डर भी लगा लिया, एक इनपुट फील्ड हमने यहाँ पे यूज कर ली। अब मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे बटन का यूज करूंगा और इस बटन का नाम हम यहाँ पे रख लेंगे सबमिट रख लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर मुझे क्या लगाना है, इवेंट लिसनर लगाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे @ का साइन यूज करूंगा और उसके बाद बताना है कि इवेंट लिसनर कौन सा लगाना है। मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे यहाँ पे क्लिक इवेंट लिसनर लगाना है कि बटन पे क्या किया जाए, जब क्लिक किया जाए तब आपने क्या करना है, कुछ करना है। अब वो कुछ क्या होगा, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि हैंडल सबमिट के नाम से एक मेथड होगा, उसको आपने क्या करना है, कॉल करवा लेना है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग का यूज करूंगा और इसके ऊपर मैं वी इफ अप्लाई करूंगा। वी इफ का मतलब है कंडीशनल रेंडरिंग। मैं यहाँ पे बोलूंगा कि अगर आपको ग्रीटिंग के अंदर कोई वैल्यू मिलती है तो आपने क्या करना है, इसके अंदर ग्रीटिंग की वैल्यू को शो करवाना है। तो इंटरपोलेशन का यूज करते हुए हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, डायनेमिक वैल्यू को HTML एलिमेंट के साथ बाइंड करवा दिया है। ठीक है, तो ये काम मैंने बेसिकली यहाँ पे करा हुआ है। अब क्या करेंगे, हम आएंगे स्क्रिप्ट टैग में। स्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ पे सेटअप लिखेंगे और इसके अंदर आकर सबसे पहला काम ये रहेगा कि हम इंपोर्ट करवाएंगे किसको, रेफ को। कहाँ से इंपोर्ट करवाएंगे, व्यू भैया से इंपोर्ट करवाएंगे। यहाँ पर आकर सबसे पहले लिखूंगा कॉन्स्ट नेम और नेम की जो वैल्यू होगी वो इनिशियली मैं क्या रखूंगा, यहाँ पे एम्प्टी रखूंगा। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे ग्रीटिंग के नाम से भी एक वेरिएबल बना लूंगा और उसको भी क्या रखूंगा, स्टार्टिंग में एम्प्टी रखूंगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पे बना ली हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर बेसिकली एक फंक्शन बनाऊंगा, एक मेथड बनाऊंगा और वो फंक्शन किस नाम से होगा, हमारा हैंडल सबमिट के नाम से होगा। ठीक है, तो हैंडल सबमिट के नाम से हमने मेथड बनाना है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करूंगा। हैंडल सबमिट के नाम से हमने एक मेथड बना लिया है। इस मेथड के अंदर क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर आकर सबसे पहले लिखेंगे इफ और उसके अंदर मैं बोलूंगा कि नेम डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम। ठीक है, इससे क्या होगा कि बेसिकली इनपुट फील्ड के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसको हम क्या करेंगे, ट्रिम करेंगे। ट्रिम का मेथड क्या काम करता है कि अगर स्टार्टिंग में कोई स्पेस आ रही होगी या एंडिंग में कोई स्पेस आ रही होती है उसको ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आकर लिख लिया है ट्रिम। उसके बाद मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा ग्रीटिंग डॉट वैल्यू कि आपने क्या करना है, ग्रीटिंग की वैल्यू को आपने अपडेट करना है। अब क्या अपडेट करना है, मैं यहाँ पर आकर टेम्पलेट लिटरल्स का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा जो जावास्क्रिप्ट ES6 का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, यहाँ पे आगे बोलूंगा हेलो और उसके बाद हम यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू को कुछ इस तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर इंटीग्रेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि आपने क्या करना है, नेम डॉट वैल्यू कि नेम की जो भी वैल्यू होगी वो आपने यहाँ पे हेलो के साथ ग्रीटिंग के अंदर क्या कर देनी है, अपडेट कर देनी है। ठीक है, ये कब होगा, जब आपको
नेम के अंदर वैल्यू मिलेगी। अगर आपको नेम के अंदर वैल्यू ही नहीं मिली तो फिर क्या काम करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि अब आपने क्या करना है, ग्रीटिंग की वैल्यू को क्या कर देना है, आपने ये कर देना है कि भाई प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, इस तरह से कर देना है कि अगर आपको नेम नहीं मिलेगा तो ये आपको मैसेज क्या शो करवाएगा, ग्रीटिंग वैल्यू शो करवाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव करूँगा, ऐप व्यू में आएंगे, इसको कॉमेंट करेंगे, कॉमेंट करने के बाद हम अपना इस वाले कॉम्पोनेंट को यहाँ पे कॉल करवाएंगे, इवेंट हैंडलिंग को। कंट्रोल एस से क्या करूँगा, सेव करूँगा, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर इस पे आएंगे। अभी अगर मैं डायरेक्टली सबमिट करूँगा तो देखो प्लीज एंटर योर नेम आ चुका है। और अगर अब मैं यहाँ पर आकर शुरू में बहुत सारे स्पेस दूँ, फिर अपना यहाँ पे नाम लिखूँ और उसके बाद एंड में बहुत सारे स्पेस दूँ, तो शुरू का स्पेस और एंड का स्पेस सारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हमने ट्रिम का फंक्शन यूज करा था। सबमिट करूंगा, देखो हेलो फर्जीन लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इवेंट हैंडलिंग कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि किस तरह से हमने मेथड्स को कॉल करवाना है, हमने यहाँ पे इवेंट हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लिया है, सारी चीजें हमने यहाँ पे देखो इस तरह से कवर कर ली है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली आप क्या कर सकते हो, व्यू में इवेंट हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो। देन उसके बाद हम बात करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आपके यूआई को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, रीयूजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं। कि जिस तरह से आप अपने यूआई को कुछ इस तरह से डिवाइड कर देते हो कि आपने नेव बार के लिए अलग कंपोनेंट बना लिया, फुटर के लिए अलग कंपोनेंट बना लिया, कार्ड्स के लिए अलग कंपोनेंट बना लिया, फिर आप उसको रीयूज करना चाहो तो आप रीयूज भी कर सकते हो। अगर आपने उस कार्ड्स के यूआई को बेसिकली 10 जगह पे यूज करना है तो आपको उस कोड को कॉपी पेस्ट करने की नीड नहीं है, बल्कि आप अपने कंपोनेंट को क्या कर सकते हो, कॉल करवा सकते हो। वो क्या होती है, कंपोनेंट की रीयूजेबिलिटी होती है कि आपने यूआई का कोड लिखा एक बार, लेकिन रीयूज उसको जितनी बार भी आप करना चाहो अपनी एप्लीकेशन में, आप उतनी बार उसको क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। कंपोनेंट्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ग्लोबल कंपोनेंट्स और एक होते हैं लोकल कंपोनेंट्स। लोकल कंपोनेंट्स जो होते हैं उसको आप किसी एक स्पेसिफिक कंपोनेंट के अंदर क्या करते हो, कॉल करवाते हो। और ग्लोबल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जिसको आप अपनी पूरी एप्लीकेशन में कहीं पर भी क्या करवाना चाहते हो, कॉल करवाना चाहते हो। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि जो लोकल कंपोनेंट होते हैं उसका हमेशा एक पेरेंट लाजमी होता है। ठीक है, मिनिमम एक पेरेंट लाजमी होगा, वरना वो आपके यूआई पर शो नहीं होगा। लेकिन ग्लोबल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जिसका कोई पेरेंट नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसकी एक इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। जैसे लेट सपोज मैं यहां पर आता हूं, यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, लोकल ग्लोबल कंपोनेंट्स के नाम से क्या करूंगा, एक यहाँ पे कंपोनेंट बना लूंगा। ठीक है, तो लोकल ग्लोबल कंपोनेंट्स के नाम से मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाया। इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा टेम्पलेट, और इस टेम्पलेट के अंदर लेट सपोज हम यहाँ पे आके एक डिव लिखेंगे। इस डिव के अंदर मैं यहाँ पर आकर एक h3 का टैग लिखूंगा, और इस h3 के टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख लूंगा लोकल ग्लोबल कंपोनेंट्स। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख लिया लोकल ग्लोबल कंपोनेंट्स। ये आप भी सिंपल यहाँ पे लिखते हैं लोकल कंपोनेंट्स। ठीक है, कि मैं यहाँ पे लोकल कंपोनेंट्स आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक कंपोनेंट यहाँ पे बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, अगर ये लोकल कंपोनेंट है तो लोकल कंपोनेंट का मतलब इसका क्या होगा, मिनिमम एक पेरेंट लाजमी होगा। तो हम इसको app.view में आएंगे और हम यहां पर आकर क्या कर लेंगे, इसको कॉल करवा लेंगे। मैं सिंपल यहां पर आकर लिखूंगा कि इस कंपोनेंट को यहां पे कॉल करवा लो, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। अगर हम यहां पर आते हैं तो आपको यहां पे दिख जाएगा लोकल कंपोनेंट्स। रीयूजेबिलिटी कैसे होगी कि अगर इस कंपोनेंट के अंदर 1000 लाइंस का भी कोड है और आपने अपनी एप्लीकेशन पे इस कंपोनेंट को रीयूज करना है, दोबारा से दिखाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल इसी कंपोनेंट को इस तरह से आप यूज कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो सिंपल। आप अगर आप यहां पर आओगे तो देखो उतने टाइम्स इसकी जो लॉजिक थी, इसका जो यूआई था वो यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। जैसे आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि यूट्यूब पे जो कार्ड्स बने हुए हैं, तो ये कार्ड्स क्या हर वीडियो के लिए अलग अलग कार्ड बनाए जाते हैं? नहीं भाई, एक ही कार्ड बनता है, एक ही यूआई एलिमेंट बनेगा, एक ही यूआई कंपोनेंट बनेगा इसका, और इसके अंदर की जो वैल्यूज हैं वो डायनेमिकली क्या हो रही होती हैं, चेंज हो रही होती हैं। तो यही सेम क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। ये तो हो गया आपका लोकल कंपोनेंट, कि आपने एक कंपोनेंट बनाया और आपने उसको एक पेरेंट कंपोनेंट के अंदर कॉल करवा लिया। इसको कॉल करवाने के लिए आपको ऑब्वियसली इसको क्या करवाना पड़ेगा, इंपोर्ट भी करवाना पड़ेगा। लेकिन व्हाट इफ कि मैं इस कंपोनेंट को बहुत सारे कंपोनेंट्स के अंदर या ऑलमोस्ट हर कंपोनेंट के अंदर मैं इस कंपोनेंट को यूज करना चाहता हूं, तो क्या मुझे हर कंपोनेंट के अंदर आकर उसको इंपोर्ट करवाने की जरूरत है? हर कंपोनेंट के अंदर आकर मैं उसको बार बार इस तरह से लिखूं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दूं ताकि मुझे हर जगह पर आकर इसको इंपोर्ट ना कराना पड़े? क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। वो कैसे होगा, आपने अगर इस कंपोनेंट को क्या बनाना है, ग्लोबली बनाना है, तो उसके लिए आपने जाना पड़ेगा main.js के अंदर। ठीक है, इस कोड को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कैसे करेंगे कि मैं यहां पर आकर लिखूंगा कॉन्स्ट ऐप के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा। यहां पे आके मैं लिखूंगा क्रिएट ऐप, जो पहले से काम हुआ था कि भाई ये जो ऐप वाला कंपोनेंट है इसको क्रिएट करो और किसके अंदर इनिशियलाइज करवा दो, ऐप के अंदर इनिशियलाइज करवा दो। अब मैं यहां पर आकर बोलूंगा ऐप.माउंट कि भाई ऐप को क्या करो, माउंट करो जिस तरह से इन्होंने माउंट करा था, और इस कंपोनेंट को किसके अंदर जोड़ दो, उस HTML
एलिमेंट के साथ जिसकी आईडी क्या है, ऐप है। ठीक है, यही काम पहले हुआ था, यही काम अभी भी करा हुआ है। अगर मैं वापस यहाँ चल के दिखाऊं, देखो सारी चीजें बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ परफेक्ट है। इसका मतलब है कि इसी लाइन को आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो। अब ये करा क्यों, ये इसलिए करा कि मैं अगर यहाँ पे आके कुछ और ग्लोबल कंपोनेंट्स बनाना चाहता हूँ तो वो कैसे बनाओगे, आप यहाँ पे लिखोगे ऐप डॉट, हम यहाँ पे आके यूज करते हैं कंपोनेंट का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट के अंदर आकर हम बताएंगे अपना कंपोनेंट का नाम। मेरे कंपोनेंट का क्या नाम है, लोकल ग्लोबल कंपोनेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपने कंपोनेंट का नाम लिखा है, और वो आ कहाँ से रहे, किस फाइल से आ रहा है, उसका नाम भी आपको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे लोकल ग्लोबल कंपोनेंट्स। ठीक है, ये चीज सिर्फ लिखनी है। कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ स्टिल कोई एरर नहीं मिलेगा। लेकिन अब क्या हो चुका है, मेरा ये जो कंपोनेंट था ये क्या बन चुका है, ग्लोबल कंपोनेंट बन चुका है। तो इसका मतलब है कि इसको अगर मैं कहीं पर भी यूज कर रहा हूं, मुझे इस इंपोर्ट स्टेटमेंट की नीड नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस इंपोर्ट को क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। अगर ये ग्लोबल कंपोनेंट नहीं बना होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। वो बोलेगा कि भाई इस कंपोनेंट को मैं नहीं जानता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि भाई ये सही से काम नहीं हुआ। उसका रीजन ये है कि देखो मेरे कंपोनेंट का क्या नाम था, लोकल ग्लोबल कंपोनेंट्स, और मैंने यहाँ पे एस को क्या कर दिया, मिस कर दिया है। कंट्रोल एस से वापस सेव करूंगा, वापस आते हैं, देखो अब आपको यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ऐप डॉट व्यू के अंदर मैं इस कंपोनेंट को यूज कर रहा हूँ विदाउट इंपोर्ट करवाए। ठीक है, मैंने इस कंपोनेंट को इंपोर्ट नहीं करवाया, लेकिन विदाउट इंपोर्ट करवाए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यूज इजीली कर रहा हूँ। उसका रीजन क्या है कि ये क्या बन चुका है, अब एक ग्लोबल कंपोनेंट बन चुका है। अब ये लोकल कंपोनेंट नहीं है, बल्कि अब ये क्या है, एक ग्लोबल कंपोनेंट है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये ग्लोबल कंपोनेंट इस तरह से बन चुका है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कंपोनेंट्स का, कि आप अपने कंपोनेंट्स को लोकल भी बना सकते हो, ग्लोबल भी बना सकते हो। बहुत कम केसेस में हम ग्लोबल बनाते हैं, लेकिन तब बनाते हैं जब हमें पता है कि एक कंपोनेंट को मुझे अपनी एप्लीकेशन में बार बार यूज करना है, बहुत सारे कंपोनेंट्स में यूज करना है, ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट्स में यूज करना है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार उसको हर कंपोनेंट में जाके इंपोर्ट करूं, मैं उसको क्या बना लेता हूं, ग्लोबल कंपोनेंट बना लेता हूं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप ये काम कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट होता है कंपोनेंट्स का, ग्लोबल कंपोनेंट और लोकल कंपोनेंट्स का। देन उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉप्स के बारे में। प्रॉप्स बेसिकली शॉर्ट फॉर्म होती है प्रॉपर्टीज की, और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा को पास करवा रहे होते हो। यानी कि पेरेंट कंपोनेंट से आप डेटा को सेंड करवाते हो चाइल्ड कंपोनेंट में। चाइल्ड कंपोनेंट क्या करता है, उस डेटा को एक्सेप्ट करता है और रीड ओनली पर्पस के लिए अपने कंपोनेंट में यूज करता है। यानी कि जो डेटा आप बेसिकली प्रॉप्स का यूज करते हुए पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा को सेंड करते हो, उस डेटा को चाइल्ड कंपोनेंट सिर्फ डिस्प्ले करवा सकता है, उस डेटा को अपडेट नहीं कर सकता, सिर्फ रीड ओनली पर्पस के लिए यूज करता है। अब ये पेरेंट और चाइल्ड का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कंपोनेंट बनाया था लोकल ग्लोबल कंपोनेंट्स। ठीक है, इस कंपोनेंट को मैंने कॉल करवाया था ऐप डॉट व्यू के अंदर। तो जिस कंपोनेंट को कॉल करवा रहे होते हो वो चाइल्ड कंपोनेंट होता है, और जिस कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट कॉल हो रहा होता है वो पेरेंट कंपोनेंट होता है। इसका मतलब है कि ऐप डॉट व्यू पेरेंट कंपोनेंट है किसका, लोकल ग्लोबल कंपोनेंट्स का। ये चाइल्ड कंपोनेंट है, ये पेरेंट कंपोनेंट है। अब किस तरह से हम डेटा को सेंड कर सकते हैं प्रॉप्स का यूज करते हुए, ये भी देख लेते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक न्यू कंपोनेंट बनाऊंगा। कंपोनेंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे props डॉट व्यू के नाम से एक कंपोनेंट बनाया। इसके अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले तो एक टेम्पलेट बनाएंगे। टेम्पलेट के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा div के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा एक h2 का टैग। h2 के टैग के अंदर मैं लिखूंगा कि आपने यहाँ पे नेम दिखाना है, और वो नेम कहाँ से आ रहा होगा बेसिकली, और वो नेम कहाँ से आएगा, डायनेमिकली आएगा पेरेंट कंपोनेंट से। ठीक है, देन उसके बाद मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि पैराग्राफ टैग के अंदर आपने क्या करना है, ईमेल भी शो करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंटरपोलेशन का यूज करते हुए मैं बोलूंगा कि डायनेमिक ईमेल आपने यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। इसके अंदर मैं सेटअप फंक्शन का यूज करूंगा क्योंकि हम कंपोजिशन एपीआई पे काम कर रहे हैं। यहां पर अगर हम यूज करते हैं डिफाइन प्रॉप्स का। ठीक है, हम डिफाइन प्रॉप्स के फंक्शन का यूज करेंगे, और इसके अंदर मैं यहां पर आकर बताऊंगा कि आपको पेरेंट से एक नेम का प्रॉप मिलेगा जिसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। इसके साथ साथ मैं यहां पर आकर बताऊंगा कि आपको एक ईमेल की प्रॉपर्टी मिलेगी जिसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। ठीक है, तो ये दो चीजें मैंने बता दी। अब इससे ज्यादा चीजें नहीं आ सकती हैं। मैंने बता दिया कि भाई ये चाइल्ड कंपोनेंट है, इस चाइल्ड कंपोनेंट को पेरेंट कंपोनेंट से दो प्रॉपर्टीज मिलेंगी, दो प्रॉप्स मिलेंगे। किस नाम से होंगे, नेम और ईमेल के नाम से। दोनों की टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, और उन्हीं दोनों डायनेमिक वैल्यूज को हम यहाँ पे इंटरपोलेशन का यूज करते हुए डिस्प्ले करवाएंगे।
करवा देंगे। ठीक है, अब पेरेंट से डेटा आएगा कैसे वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले तो चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवाएंगे, कॉल करवा लिया हमने इस तरह से। अब क्या करेंगे, डेटा पास करना है। तो प्रॉप्स के नाम क्या रखे थे, एक प्रॉप का नाम था नेम, नेम के अंदर मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू पास करवानी है। तो मैं यहाँ पर आकर कुछ इस तरह से लिखूंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा फरजीन लिख दूंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ दूसरा प्रॉप किस नाम से था, ईमेल के नाम से। तो इसके अंदर मैं लेट सपोज यहाँ पे लिख दूंगा farzeen@gmail.com। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, हमने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर एक चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल करवाया और उस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हमने दो प्रॉप्स पास करवा दिए, नेम और ईमेल के नाम से। दोनों की टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। यही दोनों डेटा किसके पास आएगा, डिफाइन प्रॉप्स यहाँ पे मैच करेगा, बोलेगा हाँ नेम और ईमेल के नाम से दो प्रॉप्स आए हैं, दोनों की टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। दोनों को यहाँ पे क्या करवा दो, इनकी डायनेमिक वैल्यू को इंटरपोलेशन का यूज करते हुए डिस्प्ले करवा दो। तो अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो प्रॉप्स का यूज करते हुए हमने पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा को पास करना और उस डेटा को यूज करना भी सीख लिया है। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास प्रॉप्स का, जिसको हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन किस तरह से हो रही है, प्रॉप्स का यूज करते हुए पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन हो रही है। लेकिन चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन नहीं हो सकती क्या, बिल्कुल हो सकती है। उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है इमिटिंग इवेंट्स का। ये आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि भाई पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन के लिए तो हम प्रॉप्स का यूज कर लेते हैं, जिससे पेरेंट बेसिकली कम्युनिकेट कर रहा होता है चाइल्ड से। लेकिन क्या चाइल्ड पेरेंट से कम्युनिकेट नहीं कर सकता व्यू में, बिल्कुल कर सकता है। और उसके लिए हम यूज करते हैं इमिटिंग इवेंट्स का। ये बेसिकली चाइल्ड कंपोनेंट को अलाउ करता है कि आप कोई भी इवेंट सेंड कर सकते हो पेरेंट को। इससे क्या होता है कि चाइल्ड बेसिकली किससे कम्युनिकेट कर सकता है, पेरेंट से कम्युनिकेट कर सकता है। क्योंकि पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन तो प्रॉप्स का यूज करते हुए हो जाती है, लेकिन चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन प्रॉप्स का यूज करते हुए नहीं होती। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इमिटिंग इवेंट्स का यूज करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से चाइल्ड कंपोनेंट इमिट सेंड करेगा, एक इवेंट सेंड करेगा पेरेंट को, ताकि चाइल्ड बेसिकली कम्युनिकेट कर सके पेरेंट कंपोनेंट से। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो आ जाते हैं अपने VS कोड में। VS कोड में आके मैं इसको यहाँ पे क्लोज करूंगा, यहाँ पर आकर एक न्यू कंपोनेंट बनाऊंगा और उसका नाम हम यहाँ पे रख लेंगे इमिटिंग इवेंट्स के नाम से। ठीक है, इमिटिंग इवेंट्स डॉट व्यू के नाम से मैंने एक कंपोनेंट बनाया है। इसके अंदर आकर सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेम्पलेट कंपोनेंट का यूज करेंगे। यहाँ पर आकर मैं एक बटन बनाऊंगा, इस बटन का नाम मैंने यहाँ पे रख दिया है क्लिक मी। इसके ऊपर मुझे क्या लगाना है, एक इवेंट लिसनर लगाना है। तो हम यहाँ पे @क्लिक का मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक इवेंट लिसनर लगाऊंगा और इस इवेंट लिसनर पे मैं बोलूँगा कि आपने एक मेथड को कॉल करवाना है। वो मेथड होगा हमारा सेंड मैसेज के नाम से। ठीक है, तो हम इस मेथड को यहाँ पे क्या करवा लेंगे, कॉल करवा लेंगे। मैं इस मेथड का नाम कॉपी करूँगा, हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हम स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। इसके अंदर सेटअप वाले फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करवाएंगे। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम यहाँ पे कॉन्स का यूज़ करते हुए इमिट के नाम से यहाँ पे क्या करेंगे, एक इमिट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इमिट कैसे क्रिएट होता है, आपने यहाँ पे आके यूज करना होता है डिफाइन इमिट्स का। और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने इमिट का नाम बताएंगे। जैसे मैंने अपने इमिट का नाम बता दिया नोटिफाई। ये बेसिकली क्या करेगा, नोटिफिकेशन भेजेगा किसको, पेरेंट कंपोनेंट को, जिससे क्या होगा, बेसिकली पेरेंट कंपोनेंट से आपकी कम्युनिकेशन हो पाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, एक मेथड बनेंगे। मेथड किस नाम से होगा, सेंड मैसेज के नाम से हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे। ये क्या करेगा, ये बेसिकली इमिट जनरेट करेगा। तो हम यहाँ पे इमिट का यूज करेंगे और हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि नोटिफाई का इमिट क्या करो, सेंड करो पेरेंट को। और पेरेंट को जो आप नोटिफाई का इमेज सेंड कर रहे हो उसके साथ क्या लेके जाओ, एक मैसेज भी लेके जाओ। और वो मैसेज किस नाम से होगा, हेलो फ्रॉम चाइल्ड के नाम से होगा। ठीक है, तो अब आप ये क्या कर रहे हो, बेसिकली एक इमिट मैसेज सेंड कर रहे हो किसको, पेरेंट कंपोनेंट को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे पेरेंट कंपोनेंट में। पेरेंट कंपोनेंट में आकर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो अपने चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल करवाऊंगा। ठीक है, तो हमारे चाइल्ड कंपोनेंट का क्या नाम है, इमिटिंग इवेंट्स नाम है। मैं इस कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवाऊंगा। यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई हमारे पास क्या आएगा, एक इमिट आ रहा होगा नोटिफाई के नाम से। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से नोटिफाई के नाम से एक इमिट यहाँ पे रख लिया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मेथड बना लेंगे हैंडल नोटिफाई के नाम से, जो क्या करेगा कि जो भी रिस्पॉन्स मेरे पास चाइल्ड से आएगा, यानी कि चाइल्ड जो भी बात मुझसे करना चाहता है, मैं क्या करूंगा, इस मेथड के अंदर उस बात को एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर हमने इस तरह से कर लिया। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, इस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर ही एक पैराग्राफ टैग हम यहाँ पे बनाएंगे। और इस पैराग्राफ टैग के अंदर मैं यहाँ पे एक मैसेज को यहाँ पे क्या करूंगा, डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे वी इफ का यूज कर लेंगे कि अगर आपके पास क्या आता है, मैसेज के अंदर कोई वैल्यू आएगी, तभी आपने क्या करना है, इस पैराग्राफ टैग को शो करवाना है। अदरवाइज आपने इस पैराग्राफ टैग को शो नहीं करवाना। अब हम आएंगे इसके अंदर, यहाँ पे नहीं, हमने जाना है स्क्रिप्ट टैग में।
ठीक है। स्क्रिप्ट टैग हमारा ये था, यहाँ पे हम सारी चीज़ें कर रहे थे। यहाँ पे आप पहले देख लो कि हमारा चाइल्ड कंपोनेंट कॉल हो चुका है। हाँ भाई, चाइल्ड कंपोनेंट हमारा कॉल हो चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर हमने काम क्या करना है, मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले बोलूँगा कि आपने क्या करना है, कॉन्स का यूज़ करना है। मैसेज के नाम से हम एक वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पे हम रेफ का यूज़ कर लेंगे। रेफ भी यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, इंपोर्ट हो जाना चाहिए व्यू से। रेफ का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और मैसेज के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, एम्प्टी होगी। अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जैसे ही चाइल्ड से रिस्पॉन्स आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे। हमने मेथड यहाँ पे किस नाम से बनाया था, हमने बनाया था हैंडल नोटिफाई के नाम से, ठीक है। तो हम इसी मेथड को क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करवाएंगे। हमने यहाँ पे हैंडल नोटिफाई के नाम से एक मेथड कॉल करवाया और हम बोलेंगे कि मैसेज की जो भी वैल्यू होगी हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट कर देंगे। किससे, MSG से। MSG के अंदर क्या आ रहा होगा, बेसिकली मैसेज आ रहा होगा। हम यहाँ पे आके लिख देंगे MSG, ठीक है। तो हम यहाँ पर आकर सिंपल इस तरह से लिख देंगे, MSG लिख देंगे, ठीक है। कंट्रोल एस से क्या करूँगा, सेव करूँगा। अब ये काम किस तरह से कर रहा है, मैं यहाँ पर आता हूँ। हमने यहाँ पर आकर बोला था कि हमारे पास क्या है, एक बटन है। जैसे ही मैं इस बटन पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, मेरे पास सेंड मैसेज के नाम से क्या होगा, एक मेथड कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बोला था। अब ये मेथड जब कॉल होगा तो ये क्या करेगा, एक इमेज जनरेट करेगा। उस इमेज का नाम क्या है, नोटिफाई है। आप अपने इमेज का नाम कुछ भी यहाँ पे रख सकते। हमने अपने इमेज का नाम क्या रखा था, नोटिफाई रखा था, कि ये क्या करेगा, एक नोटिफिकेशन सेंड करेगा। अब ये काम किस तरह से कर रहा है, जरा इसको देख लेते हैं। हमने क्या करा था, हमने चाइल्ड कंपोनेंट में एक बटन बनाया था। बटन का नाम हमने रखा था क्लिक मी और इसके ऊपर हमने एक क्लिक इवेंट लिस्टनर लगाया था कि जब इस बटन पे क्लिक किया जाएगा तो सेंड मैसेज वाला मेथड कॉल होगा। यहां पर अगर हमने क्या करा था, एक इमिट बनाया था, ठीक है। हमने एक इमिट क्रिएट करा था। इमिट हमारा किस टाइप का था, नोटिफाई टाइप का था, कि ये एक नोटिफिकेशन सेंड करेगा। जैसे ही बटन पे क्लिक होगा, सेंड मैसेज वाला मेथड क्या होगा, कॉल होगा। ये मेथड क्या करेगा, एक इमिट मैसेज सेंड करेगा। किसको, पेरेंट को। मैसेज किस नाम से जाएगा, नोटिफाई के नाम से जाएगा। और मैसेज होगा क्या एक्चुअल में, हेलो फ्रॉम चाइल्ड। तो हमने यहाँ पे वही चीज करी। हम आए पेरेंट कंपोनेंट में। पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हमने बोला कि भाई चाइल्ड कंपोनेंट के पास से तुम्हें क्या आएगा, एक नोटिफाई का इमिट मिलेगा। जैसे ही वो तुम्हें इमिट मिलेगा, यानी कि एक नोटिफिकेशन आएगा तुम्हारे पास, उस नोटिफिकेशन को हैंडल करने के लिए हमने एक मेथड बना लिया, हैंडल नोटिफाई के नाम से। इस मेथड के अंदर क्या काम हो रहा है, हमें पता है कि नोटिफाई अपने साथ क्या लेकर आता है, एक मैसेज लेकर आता है। तो हमने बोला कि हमारे पास एक वेरिएबल होगा मैसेज के नाम से, जो भी नोटिफाई के अंदर से मैसेज आ रहा है, यानी कि जो भी चाइल्ड कंपोनेंट मुझे मैसेज दे रहा है, उस मैसेज को मैं किसके अंदर स्टोर करवा लूंगा, इस मैसेज वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लूंगा। और इसी मैसेज वाले वेरिएबल को हम कहां पे यूज कर रहे हैं, इस पैराग्राफ टैग के अंदर यूज कर रहे हैं। तो अब अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पर अगर आप देखोगे क्लिक में लिखा हुआ है, कोई पैराग्राफ टैग शो नहीं हो रहा। ये कहां से आ रहा है, चाइल्ड कंपोनेंट है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, चाइल्ड कंपोनेंट में क्या करा, एक इमिट सेंड करा, एक नोटिफिकेशन सेंड करा पेरेंट को, और वही जो नोटिफिकेशन था वो पेरेंट ने अपने पास यहां पे यूज करके दिखा दिया। देन उसके बाद हम बात करेंगे लाइफ साइकिल हुक्स के बारे में। लाइफ साइकिल हुक्स वो स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो कंपोनेंट की लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस पर चलते हैं। इन फंक्शंस को आपको कॉल करवाने की नीड नहीं होती, बल्कि इनका अपना क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। ये उसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ऊपर क्या होते हैं, खुद ही क्या हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं। आपको इसको कॉल करवाने की नीड नहीं होती है। जैसे लेट सपोज मैं बोलता हूं कि अगर कोई कंपोनेंट माउंट हो, माउंट होने का मतलब है कोई भी कंपोनेंट आपका लैंड होता है आपके ब्राउजर पे, कोई भी कंपोनेंट आपका क्रिएट होता है, तो उसके ऊपर मैं कोई फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना चाहता हूं। जैसे मैं चाहता हूं कि जैसे ही मेरे पेज पर कोई आए तो आपने एक वेलकम का मैसेज उसको क्या करवाना है, शो करवाना है। यानी कि मैं चाहता हूं कि जैसे ही मेरी एप्लीकेशन माउंट हो, मेरा कंपोनेंट माउंट हो, मैं एक मेथड को, एक स्पेशल फंक्शन को क्या करवाना चाहता हूं, कॉल करवाना चाहता हूं। उसके अंदर मैं कोई भी लॉजिक लिखना चाहता हूं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइफ साइकिल हुक्स का यूज करते हैं कि आप अपने कंपोनेंट की डिफरेंट लाइफ साइकिल स्टेजेस पे कोई भी चीज एग्जीक्यूट करवा सकते हो। आप कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हो, आप कोई एनिमेशन करना चाहते हो, आप कोई भी चीज करना चाहते हो, आप वो चीज कर सकते हो। ये क्या होते हैं, सिंपल फंक्शंस नहीं होते, ये स्पेशल फंक्शंस होते हैं। ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाते हैं आपके कंपोनेंट की लाइफ साइकिल स्टेजेस पे, ठीक है। कि अगर आपका कंपोनेंट माउंट हो रहा है तब आप चाहते हो कि कुछ हो जाए, आपका कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है तब आप चाहते हो कि कुछ हो जाए, आपका कंपोनेंट क्रिएट हो रहा है तब आप चाहते हो कि कुछ हो जाए। तो इस तरीके से बेसिकली क्या होते हैं, आपके पास डिफरेंट लाइफ साइकिल स्टेजेस होते हैं। इसको हम नेक्स्ट जीएस में भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट अभी भी हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो आपके लाइफ साइकिल मेथड जो होते हैं कंपोनेंट्स के, उसके ऊपर क्या होते हैं, ट्रिगर होते हैं, ठीक है। तो इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे करनी है, हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हम एक न्यू कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट का नाम मैंने यहाँ पे रख लिया है लाइफ साइकिल मेथड्स, या आप सिंपल यहाँ पे रख सकते हो लाइफ साइकिल हुक्स डॉट व्यू के नाम से मैंने यहाँ पे कंपोनेंट बनाया है। इसके अंदर हम यहाँ पे टेम्पलेट बनाएंगे। सबसे पहले टेम्पलेट के अंदर एक डिव बना लेते हैं। डिव के अंदर एक h2 का टैग लिखूंगा और यहाँ पे आके मैं लिख लूंगा डैशबोर्ड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आकर लिख लिया है डैशबोर्ड।
और उसके बाद हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, एक पैराग्राफ टैग का यूज़ करेंगे। इसके अंदर मैं यहाँ पे आगे लिख लूँगा लोडिंग डेटा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है लोडिंग डेटा, और उसके ऊपर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके ऊपर कंडीशनल लैंडिंग अप्लाई कर दूंगा कि ये क्या है, वी इफ़ है। वी इफ़ के अंदर मैं बोलूँगा कि अगर आपकी स्टेट क्या है, लोडिंग है, तो आपने क्या करना है, बेसिकली हमें दिखाना है लोडिंग डेटा। देन उसके बाद मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा वी एल्स। ठीक है, तो वी एल्स में हमें कोई कंडीशन नहीं बतानी होती, तो मैंने यहाँ से कंडीशन हटा दिए, और यहाँ पर आकर मैं क्या बोलूँगा कि अगर लोडिंग स्टेट नहीं है तो आपने क्या करना है, डेटा डिस्प्ले करवा देना है। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, अपना डायनेमिक डेटा डिस्प्ले करवा देंगे। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम सेटअप के फंक्शन का यूज़ करेंगे, और इसके अंदर आकर सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलूँगा इंपोर्ट करवा लो, किसको, रेफ को इंपोर्ट करवा लो। और रेफ के साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने एक लाइफ साइकिल हुक को इंपोर्ट करवाएंगे, और उसका नाम होता है ऑन माउंटेड। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑन माउंटेड इवेंट को भी क्या कर लेंगे, इंपोर्ट करवा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक लाइफ साइकिल हुक मेथड भी कॉल करवा लिया है। सबसे पहला काम, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, डेटा के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा, रेफ का यूज करते हुए इसको एक रिएक्टिव एलिमेंट हम बनाएंगे। हमने यहाँ पे इसको भी वैल्यू असाइन कर दिए एम्प्टी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे, कॉन्स का यूज करते हुए लोडिंग के नाम से एक वेरिएबल बनाया, और रेफ का यूज करते हुए इसके अंदर मैं वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दूंगा, लेट सपोज ट्रू असाइन कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके दे दिया है ट्रू, कि अभी लोडिंग की वैल्यू क्या है, ट्रू है, कि अभी क्या हो रहा है, बेसिकली ये लोड हो रहा है। इनिशियली क्या हो रहा होगा, ये लोड हो रहा होगा। ठीक है, देन उसके बाद मैं क्या बोलूंगा, ऑन माउंटेड का यहाँ पे लाइफ साइकिल मेथड यूज करूंगा, कि जैसे ही ये कंपोनेंट माउंट होगा, यानी कि आपके ब्राउजर पे लैंड होगा, तो फिर हम क्या काम करेंगे, हम इसके अंदर क्या यूज करते हैं, एसिंग का यूज करते हैं, जो क्या करता है, प्रोमिसेस को हैंडल करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रोमिसेस को इस तरह से हैंडल करने के लिए इसका यूज करेंगे। यहाँ पर आकर लेट सपोज मैं क्या करूंगा, एक एपीआई को यहाँ पे हैंडल कर लूंगा। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा अवेट का कीवर्ड, आपने क्या करना है, अवेट करना है। हम यहाँ पे आके एक प्रॉमिस क्रिएट करेंगे, तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे प्रॉमिस का यूज। इसके अंदर हम बोलेंगे कि जब आपका प्रॉमिस क्या होगा, रिजॉल्व होगा। ठीक है, तो रिजॉल्व के लिए हमने यहाँ पे क्या दे दिया, एक टाइम दे दिया है। हम यहाँ पे सेट टाइम आउट का यूज करेंगे, कि इस प्रॉमिस को रिजॉल्व होने में कितना टाइम लगेगा। हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि रिजॉल्व होने में इसको टाइम लगेगा 1500 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको ये टाइम बता दिया है। तो इस प्रॉमिस को रिजॉल्व होने में कितना टाइम लगेगा, 1500 सेकेंड्स यहाँ पे इसको टाइम लगेगा। यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कि जैसे ही ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, तब आपने आगे का काम करना है कि डेटा की वैल्यू को क्या करना है, अपडेट करना है। आप यहाँ पे आके दिखा सकते हो वेलकम फरजीन। ठीक है, इस तरह से आप एक मैसेज दिखाओगे, और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, लोडिंग की जो वैल्यू है उसको अब हम क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, कि अब लोडिंग नहीं हो रही, बल्कि अब क्या आ चुका है, आपका एक्चुअल डेटा आ चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, लाइफ साइकिल हुक का यूज करा। हमने बोला कि इनिशियली आप क्या दिखाओगे, डैशबोर्ड की एक हेडिंग दिखाओगे, और आप क्या दिखाओगे, लोडिंग डेटा दिखा रहे होगे। ठीक है, क्योंकि लोडिंग की वैल्यू क्या है, इनिशियली ट्रू है, तो लोडिंग की वैल्यू अगर ट्रू है तो ये क्या दिखाएगा, लोडिंग डेटा दिखाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, कि जैसे ही आपका कंपोनेंट माउंट होगा, यानी कि आपका कंपोनेंट जैसे ही आएगा, उसके 1500 मिली सेकेंड्स के बाद ये क्या करेगा, लोडिंग डेटा के बजाय आपको क्या दिखाएगा, आपका एक्चुअल डेटा दिखाएगा, विच इज वेलकम फरजीन। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ app.view में। यहाँ पर आकर मैं इसको क्या करूँगा, कमेंट करूँगा। कमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवाएंगे। कंपोनेंट क्या है, हमारा लाइफ साइकिल हुक्स के नाम से है। मैं इसको यहाँ पे कॉल करवाऊंगा, सेव करूँगा। हम आएंगे यहाँ पर आकर पहले इसको क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करा, देखो लोडिंग डेटा आ रहा है, जैसे 1500 सेकेंड्स हुए, वेलकम फरजीन आ चुके हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, लाइफ साइकिल हुक्स का, कि आप अपने कंपोनेंट के लाइफ साइकिल स्टेजेस पे क्या कर सकते हो, कोई भी चीज़ परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी एप्लीकेशन लोड हो, मेरा कंपोनेंट जैसे ही लोड हो, माउंट होने का मतलब क्या होता है, लोड होना। जैसे ही मेरे एप्लीकेशन का कंपोनेंट यहाँ पर आता है, तो उसके 1500 सेकेंड्स के बाद आपने क्या करना है, कोई चीज़ शो करवानी है। तो उन सारी चीज़ों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन लाइफ साइकिल मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। और भी लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं, बट उसको हम Next.js में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है लाइफ साइकिल मेथड्स का। देन उसके बाद हम बात करेंगे रिएक्टिव डेटा के बारे में। हमने देखा था कि व्यू बेसिकली क्या होता है, रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव डेटा का क्या मतलब है, रिएक्टिव डेटा का मतलब ये होता है कि व्यू खुद से क्या करता है, ट्रैक करता है और अपडेट करता है आपके यूआई को ऑटोमेटिकली। आपको खुद से अपडेट करने की नीड नहीं होती। जैसे ही आपका डेटा अपडेट होता है, व्यू आपके यूआई को ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, अपडेट कर देता है। लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं, दो चीज़ों का यूज़ करते हैं। या तो हम यूज़ करते हैं रेफ का, जो कि हम अभी काफ़ी बार यूज़ भी कर चुके हैं, या फिर हम यूज़ करते हैं रिएक्टिव का। दोनों का अपना अपना पर्पज़ है। अगर आप एक सिंपल वेरिएबल बनाना चाह रहे हो, प्रिमिटिव वैल्यूज़ हैं आपकी जो आप अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाहते हो, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रेफ का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट या एरे के ऊपर काम कर रहे हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिएक्टिव का यूज़ करते हैं।
ठीक है, तो इन दोनों का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, रिएक्टिव एलिमेंट्स बनाते हैं ताकि व्यू क्या कर सके, उसको ट्रैक करे और अपडेट करे आपके यूआई को ऑटोमेटिकली जब भी आपके डेटा में क्या हो, अपडेशंस हो। जब भी आपने ऑब्जेक्ट्स और एरेस को रिएक्टिव बनाना होता है तो उसके लिए हम रिएक्टिव फंक्शन का यूज करते हैं, और जब भी आपने वेरिएबल्स को रिएक्टिव बनाना होता है तो उसके लिए हम रेफ का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इसकी भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। इसको हम यहाँ पे आके कर देते हैं कॉमेंट, और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, रिएक्टिव डेटा के नाम से क्या करूंगा, एक कंपोनेंट यहाँ पे बना लूंगा। मैंने यहाँ पे इसके नाम से भी कंपोनेंट बना लिया है, और इसके अंदर आकर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे टेम्पलेट का यूज करेंगे। टेम्पलेट के अंदर मैं क्या करूंगा, एक डिव बनाऊंगा। इस डिव के अंदर आकर हम एक पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे, और मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा काउंट की वैल्यू आपने यहाँ पे दिखानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी डायनेमिक वैल्यू इंटरपोलेशन का यूज करते हुए काउंट की हम यहाँ पे दिखा देंगे। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग का यूज करूंगा, और इसके अंदर मैं यहाँ पे आगे दिखाऊंगा यूजर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है यूजर, और ये बेसिकली कैसे आ रहा होगा, रिएक्टिव वैल्यू से आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है ना ब्रैकेट्स के आगे भी लिख देता हूँ कि ये जो काउंट की वैल्यू हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, ये हम डिस्प्ले करवाएंगे रेफ का यूज करते हुए, और इसको हम डिस्प्ले करवा रहे होंगे रिएक्टिव का यूज करते हुए। ठीक है, ताकि आपको यूआई में पता चल जाए कि कौन सी वैल्यू किसका यूज करते हुए हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये यूजर की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी, और यूजर की वैल्यू कैसे मिलेगी, हम यहाँ पे बोलेंगे यूजर डॉट एज, कि यूजर क्या होगा, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर से आपको यहाँ पे वैल्यू मिलनी होगी। ठीक है, तो यूजर डॉट एज, और एक और वैल्यू रख लेते हैं, जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे एज भी दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आगे लिखूंगा एज, और एज की वैल्यू के लिए भी हम इसको कैसे गेट करेंगे, हम यहाँ पे आगे लिखेंगे यूजर डॉट एज लिख लेंगे। ठीक है, तो यूजर की एज की वैल्यू और यूजर की नेम की वैल्यू दोनों हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, ये यूजर डॉट नेम आएगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे यूजर डॉट नेम लिख लिया है, ये यूजर डॉट एज हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके एक बटन बना लेता हूँ, और एक बटन हमारा होगा बेसिकली इंक्रीज काउंट के नाम से, जो क्या करेगा, काउंट की वैल्यू को अपडेट करेगा। तो हम यहाँ पर आकर इस पर क्या लगा लेंगे, बेसिकली एक क्लिक इवन लिसनर लगा लेंगे, और इस क्लिक इवन लिसनर के ऊपर हम क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, कि जो भी काउंट की वैल्यू होगी उसको आपने क्या करना है, अपडेट करना है। सेम यही काम करूंगा, और वो होगा इंक्रीज एज के लिए, कि आप एज को क्या करोगे, अपडेट करोगे। ठीक है, ताकि आपको दिखे तो ना कि ये हमारे रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, हम बोलेंगे कि ये एज को क्या करेगा, अपडेट करेगा। अब हम आएंगे किसके ऊपर, स्क्रिप्ट पे। स्क्रिप्ट आके हम यहाँ पे सेटअप फंक्शन का यूज करेंगे, कंपोजिशन एपीआई पे काम कर रहे हैं, इंपोर्ट करवाएंगे किसको, रेफ को इंपोर्ट करवाएंगे। रेफ के साथ साथ हम यहाँ पे रिएक्टिव को भी इंपोर्ट करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आकर सबसे पहले लिखूंगा कॉन्स्ट, काउंट के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा। ये सिंपल वेरिएबल है, तो इसके साथ हम रेफ का यूज करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके इनिशियल वैल्यू दे दूंगा इसकी 0। देन उसके बाद कॉन्स्ट का यूज करूंगा, उसके बाद हम यहाँ पे यूजर का यूज करेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट होने वाला है, तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूज करेंगे, रिएक्टिव मेथड का यूज करेंगे। इसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट बताना है, ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टीज होंगी, एक होगी नेम के नाम से, नेम के अंदर लेट सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ फरजीन, और एक होगी एज के नाम से, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे एज दे देता हूँ 22 दे देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेव करेंगे। हम यहाँ पर आते हैं app.view में, अपने कॉम्पोनेंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब कॉल करवाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिएक्टिव डेटा वाले कॉम्पोनेंट को कॉल करवाएंगे, सेव करूंगा। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर आप देख सकते हो काउंट की वैल्यू दिख रही है 0, कैसे आ रही है, ये रेफ का यूज करते हुए। यूजर की वैल्यूज भी आपको यहाँ पे दिख रही है, कैसे आ रही है, रिएक्टिव का यूज करते हुए। अगर काउंट की वैल्यू अपडेट कर रहा हूं तो काउंट की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है, क्योंकि व्यू क्या कर रहा था, ट्रैक कर रहा था इसको। और अगर एज की वैल्यू को अपडेट करता हूं तो एज की वैल्यू यहाँ पे अपडेट नहीं हो रही। रीजन क्या है यार, वापस आते हैं, हमने क्या मिस्टेक की है। अगर हम आते हैं यहाँ पे, एज की वैल्यू डायरेक्ट ऐसे अपडेट नहीं होगी, क्योंकि एज कोई वेरिएबल नहीं है बल्कि क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजर डॉट एज, तभी एज एक्सेस होगा ना। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आके अब करता हूँ, तो देखो अब एज की वैल्यू भी क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। तो ये क्या होते हैं कि इस तरह से बेसिकली आप क्या कर सकते हो, व्यू में रिएक्टिव डेटा के ऊपर काम कर सकते हो। अगर आपने एरे और ऑब्जेक्ट को रिएक्टिव बनाना होता है तो उसके लिए आप रिएक्टिव का यूज करते हो, और अगर आपने वेरिएबल को रिएक्टिव बनाना होता है तो उसके लिए हम रेफ का यूज करते हैं। ये अगर यूज नहीं करेंगे तो व्यू आपकी ऑटोमेटिकली वैल्यूज को अपडेट नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं ताकि हम इसको रिएक्टिव बना सकें। ये वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो नक्श सीखने से पहले आपको आने चाहिए। कोई बहुत ज्यादा आपने सिंटेक्स को यहाँ पे रटना नहीं है, कोई बहुत ज्यादा चीजें आपने कवर नहीं करनी, बहुत सिंपल सी चीजें। आप इसकी एक बार साथ साथ वीडियो को देखते हुए प्रैक्टिस कर लो, आपके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब जब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट के अंदर जब ये कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे होंगे, तब मैं आपको इसका साथ साथ रिवीजन करवाता रहूंगा। तो वहां पे हम इन चीजों का रिवीजन करते रहेंगे, बट इन कॉन्सेप्ट्स को हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ हमने इस कोर्स में कवर कर लिया है। ये वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो नेक्स्ट सीखने से पहले आपको आने चाहिए, इसलिए वो कॉन्सेप्ट सिखा दिए। और भी बहुत सारी चीजें, इन कॉन्सेप्ट्स की डिटेल चीजें भी हैं, इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, बट वो सब कुछ हम किसके साथ सीखेंगे, नेक्स्ट के साथ सीखेंगे, क्योंकि ये
ये बिगिनर से एडवांस लेवल तक का कोर्स होने वाला है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।